घर बैठे दिन भर नॉवल पढ़ते हुए और रोज लाखों रुपया छापते हुए भी जब मैं अपने लिए कोई बंदी नहीं पटा पाया तो मेरी माँ ने मेरा बोरिया बिस्तर बांध दिया। तो मेरी माँ ने तंग आकर मेरा सारा बोरिया बिस्तर बांधा और सीधा एक डेटिंग रियलिटी शो के अंदर गेस्ट बनाकर फेंक दिया ताकि मेरा कोई जुगाड़ बैठ जाए और मेरी शादी हो सके। इसलिए मैंने भी अपनी तरफ से पूरा कबाड़ा करने का फैसला किया और एकदम नल्लों की तरह काम चोरी करने लगा ताकि ये प्रोडक्शन वाले मेरा कचरा करके मुझे खुद ही इस फालतू शो से बाहर निकाल दें। पर मेरी किस्मत इतनी बड़ी पनौती निकली कि सिर्फ ये बोलने पर कि मुझे खरगोश खाने में बहुत ज़्यादा कड़क लगते हैं, मेरे गले में बिना बात के इस देश की सबसे बड़ी हुस्न परी पड़ गई। उसी वक्त इस फालतू शो के डायरेक्टर ने मेरा दिमाग दही करते हुए मुझे हार्ट बीट मेलोडी नाम के एक वीचेट ग्रुप में ज़बरदस्ती खींच कर डाल दिया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मची। डायरेक्टर ने कहा, यह ग्रुप खास तौर पर तुम सबके बीच थोड़ी आशिकी और प्यार जगाने के लिए बनाया गया है, और जैसा तुम लोग अपनी स्क्रीन पर अभी साफ देख सकते हो, इस ग्रुप में 4 लौंडे और 3 लड़कियां हैं। तो जो भी एक फालतू लौंडा बचेगा, अगर वो किसी लड़की का दिल जीतने और कॉल पाने में बुरी तरह नाकामयाब रहता है और उसे किसी बंदी का हार्ट बीट कॉल नहीं आता, तो उस नल्ले इंसान को खुद ही अपनी बेइज्जती करवाकर हमेशा के लिए इस जगह से बाहर निकलना पड़ेगा और वो आगे आने वाले किसी भी लाइव ब्रॉडकास्ट में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले पाएगा और हमेशा के लिए हमारी नज़रों से पूरी तरह दूर रहेगा। ये सब बात सुनते ही मेरा दिल अंदर से एकदम गार्डन गार्डन हो गया और मुझे लगा कि भाई, इससे तगड़ा और बेहतरीन मौका मुझे अपनी ज़िंदगी में फिर कभी दोबारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने तुरंत उस ग्रुप के अंदर सबको एक मैसेज ठोक दिया और जैसे ही मेरी वहां एंट्री हुई तो एक बंदे ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में मुझे मैसेज किया। उसने मुझे चैट करने को बोला कि मैं चाहता हूं तुम अभी मेरे साथ किसी ट्रिप पर चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बैठकर कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसको साफ कह दिया कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हो। मेरी बात सुनकर पूरे ग्रुप में अचानक से एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे ये अच्छे से पता था कि जब तक मैं इन लड़कियों के सामने बात करके अपना भौकाल सेट नहीं करूंगा, तब तक इनमें से कोई भी बंदी मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देगी और कॉल नहीं करेगी, और ऐसा होने के बाद मेरा पत्ता वहां से साफ हो जाएगा। इसके थोड़ी ही देर बाद वन लिटिल वाइट रैबिट नाम की एक बंदी अचानक से उछलते हुए वहां हम सबके सामने आई और उसने वहां पूरे ग्रुप का माहौल मजेदार बनाने के लिए अचानक मैसेज किया कि भाई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार, तुम क्या कर रहे हो। अरे मुझे देखकर तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे बस तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सब फालतू बातें देखकर ग्रुप में फिर से एकदम सन्नाटा छा गया। हा हा हा, क्यों ना हम सबको सबसे पहले अपने बारे में सबको सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि तुम सच में मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी और हसीन लड़की हो। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम ये कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो। भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अरे तुम आखिर ये सब क्या फालतू हरकतें कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम क्या बकवास करने में लगे हुए हो यार। इस तरह कई बार बहुत फालतू चैट करने के बाद उस ग्रुप में किसी ने भी मेरी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मुझे पूरी तरह इग्नोर मार दिया। मेरे हर एक रिप्लाई को ऐसा समझा गया जैसे कि मैं वहां मौजूद ही नहीं हूं और बगल में खड़ा डायरेक्टर लगातार वहां मुझे आंखें मार रहा था और गंदे मुंह बनाकर अजीब से इशारे कर रहा था। मैं ये सब देखकर पूरी तरह से थक चुका था, क्योंकि ये एक डेटिंग शो है, तो क्या यहाँ की गई सारी बातें एकदम मीठी और आशिकी से भरी हुई गुलाबी फीलिंग वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। पर आखिर ये एक आदमी का फालतू कॉमेडी शो कैसे बन गया। हा हा हा, इस बंदे के रिप्लाई मुझे मार ही डालेंगे। मुझे तो इसकी हड्डियों तक में एक असली बागी वाली वाइब आ रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पक्का इसका पत्ता कट जाएगा, क्योंकि इसे कोई नहीं झेल सकता। पर जो भी कहो, बंदा दिखने में बहुत ही ज्यादा कतई जहर है। बस दिक्कत यह है कि वो अपना फालतू मुंह खोलता है, जिससे उसकी अच्छी शक्ल का कचरा होता है। और उस वक्त मैं वहां सिर्फ फालतू शो से बाहर निकाले जाने के नोटिस का बड़े ही मजे से इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर मैं खुद वहां से बाहर निकाला गया तो मुझ पर कोई भी जुर्माना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का कोई केस नहीं बनेगा। पर तभी एकदम से मेरी हवा टाइट हो गई, क्योंकि किसी ने सच में मेरे फोन की घंटी बजाकर मुझे कॉल कर दिया था। मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया कि मैंने अभी ग्रुप में इतनी बढ़िया बेइज्जती करवाई थी, तो फिर कौन सी लड़की इतनी बेवकूफ़ है जो मुझे अभी भी कॉल कर रही है। पर जैसे ही मैंने अपनी फ़ोन स्क्रीन पर कॉल करने वाली का नाम देखा, जो कि वन लिटिल वाइट रैबिट था, तो मैं तुरंत समझ गया कि कुछ तो लोचा है। कोई बंदी नियमों से खेल रही थी। मैंने पूछा, लिटिल रैबिट, तुमने मुझे ये कॉल सिर्फ मेरी क्लास लगाने के लिए तो नहीं की है ना, सच सच बताओ। जैसे ही मोह ने फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुनी तो उसके एकदम से तोते उड़ गए, क्योंकि ग्रुप में मेरी वो सारी अजीबोगरीब बातें सुनकर उसने मेरे बारे में कुछ और ही सोच कर रखा था। उसे पक्का लगा था कि मेरी आवाज़ एकदम किसी छपरी की तरह होगी और मैं एक बहुत गंदा दिखने वाला बुढ़ा सा इंसान ही निकलूंगा, जिसकी फटी हुई बेकार सी आवाज़ होगी। पर अब फ़ोन के दूसरी तरफ से उसे जो मेरी असली आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो कुछ और ही थी। वो आवाज़ उसकी सोच से एकदम ही अलग थी और उसमें किसी बुढ़े जैसी कोई भी बात नहीं थी, बल्कि सच कहूँ तो वो आवाज़ सुनने में एकदम कड़क और बहुत ही ज़्यादा मस्त वाइब दे रही थी। इस वजह से उस बंदी के दिमाग में मेरी इमेज थोड़ी अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी अंदर से उसे अभी भी यही लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बड़ा ठरकी बुढ़ा हूँ, यानी एक ऐसा घटिया ठरकी इंसान जिसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुरीली और अच्छी है। उसने मुझसे गुस्से में कहा कि हाँ, मैं यहाँ सच में तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने और डांटने के लिए ही आई हूँ। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे प्यारे खरगोश बहुत पसंद है, फिर तुमने ऐसा फालतू मजाक क्यों किया कि तुम्हें उन्हें मारकर खाना अच्छा लगता है। तुम्हारी ये बहुत घटिया हरकत है। मौ की आवाज़ एकदम साफ और मीठी थी, जिसे भीड़ में भी आसानी से पहचाना जा सकता है, और वो सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। भले ही वो बंदी बोल रही थी कि वो मुझे डांटने आई है, पर उसकी मीठी आवाज़ सुनकर साफ लग रहा था कि वो प्यार से नखरे दिखाकर मुझे फंसा रही है।
उसकी वो कातिलाना आवाज़ सुनकर मेरे शातिर दिमाग में उसकी एक खतरनाक सी धुंधली तस्वीर छप गई, जिसमें वो एक लंबी और घुंघराले बालों वाली एकदम कड़क और जबरदस्त ऑफिस में काम करने वाली बिल्कुल हॉट बंदी लग रही थी। पर वो चाहे दिखने में कितनी भी बड़ी हुस्न की परी क्यों ना हो, मुझे उसका दिमाग दही नहीं झेलना था, इसलिए मैं उससे फालतू बकवास करने लगा था। देख, मेरा मस्त स्पाइसी खरगोश का भेजा फ्राई खाना और तेरा उन छोटे प्यारे खरगोशों को पसंद करना, इन दोनों बातों का आपस में कोई भी दूर तक मेल नहीं है। मैं तुम्हारे वाले पालतू खरगोश को तो नहीं खा रहा ना, हम दोनों ही बस अपनी अपनी पसंद बता रहे हैं। ये तो बस इत्तेफाक है कि जो हम दोनों को पसंद है वो किस्मत से एक ही चीज खरगोश निकल गया। मो अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि मेरे इस फालतू लॉजिक में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है, पर फिर भी अंदर ही अंदर उसे कुछ तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा था। उसने भोली बनकर कहा, सॉरी यार, मैंने ही तुम्हें गलत समझ लिया। मो के मुंह से अचानक ये माफी वाली बात सुनकर मेरा तो एकदम फ्यूज उड़ गया। मैं कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया और बिना बात के ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी शैतानी मुस्कान आ गई थी। मुझे ये सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये हसीन बंदी अंदर से इतनी शरीफ और भोली है या फिर एकदम ढक्कन है, क्योंकि इसे उल्लू बनाना बहुत ही ज्यादा आसान काम था। मैंने चौड़ में कहा, चलो कोई बात नहीं यार, मैंने तुम्हें माफ किया। ये देखकर बगल वाले डायरेक्टर का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था और वो बेबस होकर अपने दिल ही दिल में बहुत बुरी तरह अंदर रो रहा था। ये एक डेटिंग शो है और हम अभी लाइव हैं, इसलिए मुझे ये सारा बवाल और भसड़ बस चुपचाप शांति से किसी तरह झेलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जब लाइव रूम में बैठी हुई सारी पब्लिक ने हम दोनों को इस अजीबोगरीब और एकदम पागलों वाले स्टाइल में बातें करते देखा, तो वो सारे लोग भी मजे लेते हुए बहुत ही ज्यादा पागलपन के साथ एकदम धड़ाधड़ कमेंट्स करने लगे। अरे क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने उसे कॉल किस लिए किया था? ये बंदी तो पूरी तरह से फालतू बातों में फंस गई। मो को बातों में फंसाकर बेवकूफ बनाना बहुत ही ज्यादा आसान काम है। हा हा हा, सच में कसम से मेरी तो हंस हंसकर जान ही निकल रही है। कोई बच्ची इतनी शरीफ कैसे हो सकती है? ये बंदी तो तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर करने और तुम्हें सुनाने आई थी, लेकिन इसने तो खुद की ही फजीहत करवाकर उल्टे तुमसे ही माफी मांग ली है। भाई, मो ने एक बड़े टैलेंट शो के जरिए इस पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर अपना बहुत ही ज्यादा भौकाल वाला और शानदार ऑफिशियल डेब्यू किया। वो अभी इस खेल में बस एक नई खिलाड़ी थी, लेकिन फिर भी उस लाइव रूम में उसके चाहने वालों की भारी भीड़ और उसका खौफ बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। ये पूरा सीन इसलिए एकदम बवाल था क्योंकि इस चकाचौंध वाली इंडस्ट्री में एंट्री मारने से पहले ही उस बंदी ने अपने टैलेंट के दम पर काफी नाम और इज्जत कमा ली थी। समझे क्या गुरु? डांस और पियानो में एकदम बवाल मचाकर उसने तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई थी। फिर हम दोनों ने ऐसे ही थोड़ी देर इधर उधर की फालतू बातें की, बिना किसी सॉलिड रीजन के बाकी की फालतू बातें हुई। फिर मेरा दिमाग दही हो गया और मैंने फोन काटने की सोची, पर पीछे से उन प्रोडक्शन वालों का ऑर्डर था कि भाई साहब कम से कम आधा घंटा झेलना पड़ेगा। कॉल आधा घंटा चलनी ही थी, इसलिए टाइम पूरा होने से एकदम पहले मैं कॉल कट नहीं कर सकता था। फिर उस भोली भाली सफेद खरगोश जैसी मो ने बात आगे बढ़ाने के लिए नया टॉपिक खोजना चाहा। उसने बोला, क्यों ना हम लोग पहले अपना एकदम सही इंट्रो दे दें। मेरा नाम मो है और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मोमो बुला सकते हो। मेरी एंट्री इस गेम में बस 1 महीने पहले हुई है। उधर मैं सोफे पर एकदम आलसी की तरह लेटकर चिल मार रहा था और पूरी तरह हल्के में बोला, मेरा नाम यू है। भाई समझ गए, मैं 1 नंबर का नल्ला और कचरा इंसान हूं। मेरा ये जवाब सुनकर मो के तोते उड़ गए। एकदम शौक में उसने सोचा, कोई भी इंसान खुद की ऐसी भयानक बेइज्जती भला कैसे कर सकता है यार? उस भोली लड़की को यकीन नहीं था कि इस दुनिया में कोई कचरा भी होता है। उसको लगता था हर कोई अपनी अलग फील्ड में एकदम टॉप क्लास गेम बजाता ही है और हर किसी के पैदा होने का कोई तगड़ा रीजन जरूर होता है। फिर बोली, अंकल तुम खुद की ऐसी कचरा बेइज्जती सरेआम क्यों मार रहे हो? बता दो मुझे, तुमने पहले ग्रुप में भी यही रोना रोया था कि तुम कोई भले इंसान नहीं हो। भाई खुद पे थोड़ा तो यकीन रखा करो, ऐसी चिंदी और फालतू बातें क्यों करते हो हमेशा बिना किसी वजह? यह सुनकर मेरा फ्यूज उड़ गया और मैं एकदम चुप हो गया। मैंने सोचा, क्या ये लड़की सच में दिमाग से पैदल और पूरी ढक्कन है क्या भाई? आमतौर पर ऐसी बातों पर लोग ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट करते हैं, सिर्फ मेरे बोलने से थोड़ी ना मैं वैसा कचरा इंसान बन जाऊंगा। समझ नहीं आता इसको कुछ भी। सीधी बात, ये दुनिया झूठ और सच के कचरे से भरी पड़ी है। तुम्हें कैसे पता कि जो तुम सुन रही हो उसमें कितना भौकाल एकदम असली और सही वाला होता है? भाई जब तुम वैसे घटिया इंसान हो ही नहीं तो फिर खुद को नल्ला दिखाने के लिए ऐसे गंदे वर्ड क्यों निकालते हो अपने मुंह से बिना बात के? इससे बाकी लोगों पर तुम्हारा एकदम ट्रैश इंप्रेशन पड़ेगा। मो ने साफ दिखाया कि उसको मेरी इन उल्टी सीधी बातों का लॉजिक बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। सब बाउंस जा रहा था उसके दिमाग के ऊपर। मैं अपना काम एकदम चिल होके करता हूं। जो लोग मेरे लिए ढक्कन है उनकी फीलिंग का लोड मैं क्यों लूं? भाई मैं कोई पैसा थोड़ी ना हूं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। यहां मैं सबको इंप्रेस नहीं कर सकता। जब तक मुझे मजा आ रहा है सब ठीक है, क्योंकि बॉस मैं इस दुनिया में सिर्फ अपनी मर्जी से अपने लिए जीता हूं बस। मो ये बवाल बात सुनकर सुन पड़ गई और सोच में डूब गई। जब वो 2 साल की थी तभी से उसके घर वालों ने उस पर पियानो सीखने का तगड़ा प्रेशर डाल दिया था, एकदम भारी वाला। और डांस भी वो बेचारी एक कठपुतली जैसी थी जो एक फिक्स रूटीन फॉलो करती थी और अपने मम्मी पापा के सेट किए हुए गोल्स पूरा करने में घिस रही थी रात और दिन। बस जिसको उसके माँ बाप ने सेट किया था उसके ज्यादा खास दोस्त भी नहीं थे। उसे कभी किसी ने बोला ही नहीं कि कभी खुद के लिए भी जी ले मेरी जान। खुद की मर्जी से मेरा ये भौकाली ज्ञान सुनकर उसके दिमाग की नस खुल गई और उसको एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आई कि लाइफ ऐसी भी तो होती है यार। ये बंदा, मतलब मैं उसे काफी दिलचस्प और अलग किस्म की आत्मा लगा। अचानक से उसके दिमाग में चुल मची कि आखिर रियल लाइफ में मैं कैसा खतरनाक सा इंसान दिखता हूंगा। ये जानने की चाहत कि मैं दिखता कैसा हूं। मैंने उसको छेड़ते हुए बोला, ओए नन्ही खरगोश तेरी उम्र क्या है?
वैसे मुझे लगता नहीं, मैं समझाऊंगा तो तेरे ढक्कन दिमाग में घुस पाएगा कुछ। ये सब ज्ञान मुझे हमेशा से लगता था कि मो की वो मासूमियत और पागलपन जरा सा भी फेक नहीं था, वो एकदम असली वाली भोली लड़की ही थी। दिखावा नहीं था, मुझे लगा वो ज्यादा उम्र की नहीं थी। मो ने एक खरबूजे का टुकड़ा अपने मुंह में ठूसा और मस्त खाने में लग गई। मुंह में खरबूजा भरे हुए उसने अपनी फूले गालों के साथ अजीब आवाज में जवाब दिया कि मैं अभी बस 20 साल की ही हूं। मैंने चिढ़कर भारी आवाज में चिल्लाया, ये खाते टाइम बात करना बंद कर, समझी? अपना एटीट्यूड एकदम ठीक रख। ऐसे मुंह में ठूस कर बोलेगी तो मुझे कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं देगा ना मेरे भाई। मेरी डांट सुनकर मुंह ने तुरंत खरबूजा निगल लिया और अपनी पीठ एकदम सीधी कर ली, जैसे कोई प्राइमरी स्कूल की डरी हुई छोटी बच्ची क्लास में चुपचाप सीधे होकर बैठी होती है ना। मैं इस साल पूरे 20 की हो गई, आपकी उम्र क्या है अंकल? मैंने बोला, मैं तुझसे सिर्फ 6 साल बड़ा हूं और ज्यादा सयाना बनने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। खोपड़ी खराब मत कर, मुझे अंकल बोलने की परमिशन किसी ने नहीं दी है। तुझे और हमारी मोमो के साथ कोई भी बदतमीजी करने की जरूरत मत करना। तू बच के रहना वरना मैं तेरा गेम बजा दूंगा। मोमो कितनी प्यारी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तू उसके साथ किसी भी तरह का कोई नया लफड़ा करे या जोड़ी बनाए। भाई, मैं उसको किसी भी फीमेल गेस्ट के साथ टाइम पास करते नहीं देखना चाहता। जल्द ही वो पका देने वाली आधे घंटे की लंबी कॉल खत्म हो गई भाई लोग। फोन खत्म होते ही मोने अनजाने में फोन को हाथ हिलाकर बाय बोला। उसको बाद में चमका कि ये तो बस आवाज वाली सिंपल सी कॉल ही थी, उसमें अगला बंदा उसकी शक्ल नहीं देख सकता। उसने जल्दी से घबराकर अपना हाथ पीछे छुपाया जैसे कोई बड़ा कांड कर दिया हो, और फिर खुद ही शर्माकर छुप सी गई वो और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इसके तुरंत बाद लड़कों की बारी आई, जिसमें सब मेल गेस्ट को अपनी पसंद की हार्टबीट लड़कियों को फोन घुमाना था, एकदम अपने हिसाब से बिना किसी रोक टोक के। मेरा किसी को भी कॉल करने का मूड नहीं था, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज करके सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना और बस आगे का काम पूरा करने के बारे में सोचा, और मैंने घुमा फिरा कर वापस मो को ही कॉल लगा दी। इस तरह हम दोनों का फिर से पूरे आधे घंटे तक दिमाग खाना एकदम जोरों शोरों से चालू रहा। जैसे ही ये हार्टबीट कॉल वाला स्यापा खत्म हुआ, उनका आज का लाइव ब्रॉडकास्ट भी रुक गया। उसके बाद डायरेक्टर ने आकर नए टास्क की ऑफिशियल वाली अनाउंसमेंट सबके सामने कर दी, बिना किसी फालतू की टाइम पास देरी के, कि कल से सभी गेस्ट को हार्टबीट हाउस में 1 महीने तक एक साथ रहना होगा। ये अपडेट सुनकर मो की थोड़ी हवा टाइट हो गई और उसको एकदम घबराहट सी होने लगी बिना किसी वजह के। वो लोग कल मिलने वाले थे, वो बार बार सोच रही थी कि आखिर तुम यानी मैं असल जिंदगी में कैसा खतरनाक सा दिखता हूंगा यार। जब मैं उसकी भोली शक्ल देखूंगा तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? क्या मैं तारीफ करूंगा या भौकाल में इग्नोर मार दूंगा? बस यही लोचा उसके दिमाग में बार बार गोल गोल घूम रहा था। जैसे ही उनका वो लाइव ब्रॉडकास्ट बंद हुआ, मो के फोन पर तुरंत उसकी मैनेजर का कॉल आ गया। पता नहीं अब वो उसको वहां क्या नया ज्ञान देगी। मैनेजर ने बोला, मेरी बच्ची मो, तेरे दिमाग में चल क्या रहा था जो तूने उस अजीब यू नाम के नल्ले बंदे को कॉल घुमा दिया वहां? तुझे अंदाजा भी है कि इस कॉल का बाहर क्या मतलब निकलेगा? मो ने जवाब दिया, सिस्टर यूना, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं कोई छोटी सी नादान बच्ची थोड़ी ना हूँ यार। यूना ने गुस्से में अपनी आंखें घुमा ली और बोली, वो यू एक आम आदमी है जिसे उन्होंने इस बार एक नॉन सेलिब्रिटी गेस्ट बनाकर बुलाया है, और उसकी ऐसी कोई खास औकात भी नहीं है वहां। उसका इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, और तूने उसके बात करने का तेवर देखा, कितना जहर भरा है। उसकी बातों में एकदम थर्ड क्लास लग रहा था वो तेरा चूना लगाकर तुझे कहीं सस्ते में बेच आएगा, और तू ढक्कन उसे खुशी खुशी उसके नोट गिनकर उसके हाथ में पकड़ा आएगी। तेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ने वाला है वहां। मो को लगा ये कुछ ज्यादा ही ओवररिएक्ट कर रही है और ऐसी हवा टाइट करने वाली कोई बात नहीं है। मो बोली, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो काफी दिलचस्प और एकदम सही वाइब वाला बंदा है यार। यूना ने पककर अपना माथा पीट लिया, बोली, लगता है चेयरमैन सू ने तुझे बहुत आराम से पाला है और तुझे म्यूजिक के बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। मो बोली, मुझे बहुत कुछ पता है। यूना बोली, ठीक है, मुझे पता है तू बहुत पकाती है, बस मेरी वार्निंग को हल्के में लेकर निकाल मत देना तू आज। मैं यहाँ तेरे साथ कोई जोक नहीं मार रही हूँ। तू उस नल्ले यू से दूर रहना और उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। तू यहाँ हार्टबीट मेलोडी में अपनी पहचान बनाने और अपना भौकाल बनाकर थोड़ी बहुत तगड़ी पॉपुलैरिटी कमाने के लिए आई है, यहाँ आशिकी लगाने नहीं आई है। इसलिए ऐसे छुपे हुए खतरनाक लोगों से बचकर आकर वो चिढ़कर बोली, अरे सिस्टर यूना, मुझे सब अच्छे से पता है कि कब किससे बचकर निकलना होता है। मुझे इस दुनिया में इतने सारे हरामी और बुरे लोग थोड़ी ना हो सकते हैं। यूना को अच्छे से समझ आ गया था कि इस ढक्कन लड़की को और ज्यादा ज्ञान बांटने का कोई भी फायदा नहीं अभी, इसलिए उसने बिना बात का और रायता नहीं फैलाया और फटाक से बात बदलते हुए पूछा कि तेरे उस नए वाले सॉन्ग का क्या चल रहा है? 1 हफ्ते के अंदर सिंगिंग वाइल्डली वाले शो की रिकॉर्डिंग चालू होने वाली है, तो एक जुगाड़ लगाते हैं। चेयरमैन सू से बोलकर थोड़ा मोटा पैसा खर्च करवाकर तेरा एकदम धांसू और कड़क नया सिस्टम सेट करवा देते हैं। एकदम टॉप क्लास वाले गोल्ड मेडल कंपोजर को बुलाकर तेरे लिए एक बवाल गाना लिखवाया जाए। क्या? उसने ठेठ एटीट्यूड में आके कहा, ठीक है, पर इस बार मैं खुद अपना ये ट्राई मारना चाहती हूँ यार। मैं अभी अपने घर वालों का दिमाग दही नहीं करना चाहती, मोने एकदम सख्त आवाज में क्लियर बोला। बचपन से इस बंदी ने कभी भी अपनी मर्जी का एक भी काम नहीं किया था, सारी जिंदगी बस दूसरों के इशारों पर ही चलती रही है ये। पिछले 20 सालों में पहली बार इसने पूरा सिस्टम फाड़कर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और एकदम कड़क फैसला ले ही लिया। मेरी वो खुद के लिए जीने वाली धांसू बातें सुनने के बाद तो बंदी का दिमाग एकदम कड़क हो गया और वो अपने इस बवाल फैसले पर पूरी तरह से डटकर खड़ी हो गई है आज। अगले दिन वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर हार्टबीट हाउस में तबाही मचाने आ गई और वहां पर पहले से ही 4 लोग जमे हुए थे जो पता नहीं क्या क्या खतरनाक खिचड़ी पकाने में लगे हुए थे इस टाइम। वो सारे के सारे लोग लिविंग रूम में बैठकर एकदम जोरों शोरों से गप्पे मार रहे थे।
और जैसे ही उन्होंने मो को अंदर आते हुए देखा तो चारों ने एकदम से अपने चेहरों पर मुस्कान चिपका ली है। अरे तुम पक्का मो ही होगी ना, वही छोटी सी खरगोश वाली लड़की जिसने चैट ग्रुप में अपनी बातों से गदर मचा रखा था और सबके दिमाग का दही कर दिया था पूरा का पूरा। काजुमा ने बिना टाइम वेस्ट किए मो के हाथ से सूटकेस ले लिया, क्योंकि ये बंदा इतने सालों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिका हुआ था और इसे सबका गेम बजाना अच्छे से आता है। उसे स्टार एंटरटेनमेंट मीडिया के बॉस की बेटी का पूरा भौकाल पता था कि वो बंदी अपने आप में कितनी बड़ी बवाल है और क्या कर सकती। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े इंसान की बेटी को मक्खन लगाकर उसे इंप्रेस तो करना ही पड़ेगा ना, वरना कबाड़ा होगा। इतने में रेन नाम का एक और लौंडा हीरो बनते हुए मो के हाथ से बैग लेने आ गया और बोला, क्या तुम्हारा ये बैग बहुत भारी है? लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। स्टार एंटरटेनमेंट का वो बॉस तो जैसे चलता फिरता पैसों का पेड़ है जिससे कोई भी अपना पूरा काम आसानी से निकाल। अगर आखिर में मो के साथ उसकी जोड़ी नहीं भी बनी तो भी इस बंदी के साथ अच्छी दोस्ती करके फायदा उठाना तो बनता ही है मेरे दोस्त। मो ने ऊपर देखा और सबको देखकर एक प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोली, हेलो लोगो, मैं मो हूँ। हाँ तुमने एकदम सही पहचाना, मैं ही वो छोटी सी प्यारी खरगोश वाली लड़की हूँ। आज हा हा हा। उसके सामने खड़े वो चारों के चारों लोग एकदम ओवर एक्टिंग करके एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, लेकिन बेचारी मो को तो उनमें से किसी एक का भी नाम तक नहीं पता था। उसने बहुत छाने तरीके से अपना सूटकेस और बैग किसी के भी हाथ में नहीं दिया और बोली, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपना सारा सामान खुद ही संभाल लूंगी, किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी तक पूरी की पूरी पलटन वहां पहुंची नहीं थी, इसलिए किसी को भी उनका कमरा नहीं मिला था इस वक्त। अपने सामान को एक कोने में ठिकाने लगाने के बाद मो भी उन लोगों की बकवास गपशप में शामिल हो गई और उस आखिरी आने वाले इंसान का एकदम मजे से इंतजार करने लगी थी। और मेरी प्यारी छोटी सी खरगोश, लो ये थोड़ी सी चाय पी लो ताकि तुम्हारा सूखा हुआ गला एकदम से तर हो जाए आज। काजुमा ने शाना बनते हुए खुद से ही चाय डाली और हीरो की तरह ले जाकर मो के हाथों में थमाई। काजुमा को इतना ज्यादा हीरो बनते हुए देखकर रेन भी अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने मो से पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है इस वक्त? अब मेरे बैग में एक चीज केक रखा है, क्या तुम उसे चखना चाहोगी? इस पर मो ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल नहीं खाना है। रेन बस मुस्कुराया और उसने चुपचाप बिना कुछ बोले बाकी बचे हुए मेहमानों से भी पूछ लिया कि क्या किसी और को ये केक खाना है अभी यहाँ। एमी अपना वो केक मजे से खाते खाते अचानक से पूछने लगी, यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आखिरी वाला बंदा कौन होने वाला है। अब तो सिर्फ डैंसी और फैट टाइगर ही बचे हुए हैं ना, लेकिन असली सस्पेंस ये है कि अब उन दोनों में से बाहर कौन निकाला जाएगा आज। वो बंदी एक सेकंड टीयर वाली सिंगर थी जो नंबर 1 बनने से बस एक कदम की दूरी पर खड़ी हुई थी पूरी तरह से। इस बेवकूफ़ों वाले शो में आने का उसका असली और सीधा सा प्लान बस इतना ही था कि वो काजुमा के साथ अपना नकली चक्कर चलाकर मार्केट में अपना भौकाल और फैन बेस एकदम टॉप लेवल पर लेकर चली जाए। आज उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शूटिंग के पहले ही दिन डैंसी नाम का वो पनौती इंसान पूरे ग्रुप के सामने उसकी बोलती इस कदर बंद कर देगा, एकदम बुरी तरह। अब उस डैंसी के लिए उसके मन में इतना जहर भरा था कि वो बस यही दुआ कर रही थी कि साला किसी भी तरह ये इंसान ही बाहर हो जाए। काजुमा ने बीच में ही कूदते हुए एकदम से कहा, जो इंसान आज इस गेम से बाहर जाने वाला है वो पक्का डैंसी ही होना चाहिए ना। ग्रुप में वो जैसी इंसानों के खिलाफ बकवास बातें कर रहा था, उसे देखकर तो यही लगता है कि आखिर कौन बेवकूफ़ उसे हार्टबीट कॉल करने की सोचेगा भी। मो जिसने ना सिर्फ उस डैंसी को कॉल किया था बल्कि पूरे 1 घंटे तक मजे से उससे गप्पे भी लड़ाई थी, ये सब सुनकर उसका चेहरा एकदम शर्म से लाल था और इसी गिल्ट के मारे उसने धीरे से अपना सिर नीचे झुका लिया। फिर कोई बोला, डैंसी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे पूरा यकीन है कि वो आखिरी वाला इंसान पक्का फैट टाइगर ही है इस वक्त। अब वो डैंसी नाम का बंदा तो सच में डैंसी जैसे बड़े नाम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है यार। मुझे तो पहले लगा था कि ये कोई बहुत फेमस वाला डैंसी सर है हमारा। आज खुद डैंसी सर यहाँ आए हैं, लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया और सोचा कि उन्होंने तो आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया, तो भला वो हमारे इस फालतू शो में हिस्सा कैसे ले सकते हैं आज यहाँ हमारे इस शो में? तो बिल्कुल नहीं, मैं तो कसम से यही चाहती हूँ कि वो पनौती जल्दी से जल्दी अपना ये स्क्रीन नेम बदल ले। एमी जैसे जैसे ये सारी बातें बोल रही थी उसकी आवाज़ एकदम तेज़ होती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो फैट टाइगर आखिर दिखता कैसा होगा यार, अब तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा खुजली मच रही। और ठीक उसी वक्त उस हार्टबीट हाउस का दरवाज़ा किसी ने बहुत ज़ोर से धकेल कर खोला। अरे वो आ गया, वो आ गया, हमारा सबसे आखिरी वाला मेहमान यहाँ आ चुका है। अब तो आखिर वो कौन हो सकता है? मैंने तो आज ही ये लाइव ब्रॉडकास्ट देखना चालू किया है, क्या कोई मुझे एक छोटा सा हिंट दे सकता है कि सीन क्या है? कल मैं एमी के लाइव रूम में मज़े ले रहा था, मुझे बाकी लोगों की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन इतना पक्का बोल सकता हूँ कि वो बंदा डैंसी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब तो अपवोट में एक और जोड़ लो, क्योंकि मुझे भी वो डैंसी एकदम 2 कौड़ी का इंसान लगता है। इन स्टार लड़कियों को कोई शौक नहीं चढ़ा है कि वो खुद अपनी बेइज्जती करवाएं। ऐसे छपरी इंसान से आज यहाँ तो वो लड़कियां उसे बिल्कुल भी कॉल नहीं करेंगी। जो अब आ रहा है वो पक्का फैट टाइगर ही है। लेकिन जो लोग कल मेरे और मो के लाइव रूम में थे ना, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन सभी ने इस मौके पर बिना कुछ बोले ही चुपचाप से एक दूसरे के साथ तगड़ी वाली सेटिंग बैठा ली है। इस टाइम पर उन सबको बहुत अच्छे से पता था कि जो अंदर आ रहा है वो डैंसी ही है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। वो सब अपनी हंसी को दबाते हुए चुपचाप बाकी लोगों को तुक्के लगाते हुए देख रहे थे और बस डैंसी की धांसू एंट्री वाले पल का ही मजे से इंतजार कर रहे ताकि वो इस तगड़े ड्रामे का पूरा मजा ले सकें। एमी ने चीज़केक का वो आखिरी टुकड़ा भी अपने मुंह में ठूंस लिया।
अपने मुंह में ठूसने के बाद मजे से अपनी उंगलियां चाटने लगी और बिना किसी टेंशन के अपने चेहरे पर वही वाली स्माइल चिपका कर रखती है आज भी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान को उस डैंसी ने बहुत ही गंदे तरीके से पकाया है। मेरे तो एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा कि साला इस दुनिया में ऐसा नीच और फालतू इंसान आखिर पैदा ही क्यों हुआ है। ये पूरी सिचुएशन एकदम दिमाग खराब करने वाली है उसके दिल में। तो ये बात पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि डैंसी का तो पक्का सिस्टम हैंग हो ही चुका होगा अब तक, और वो बंदी इस फालतू शो में आगे बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाली थी। ऊपर से अपना डैंसी तो बस एक राह चलता मुसाफिर था, तो उससे क्या ही डरना, भैंस की आंख। इसलिए उसे उस नल्ले डैंसी को बुरा लगने का कोई खौफ नहीं था, जिससे उसकी बातों में और भी ज्यादा तीखापन आ गया। फिर उसकी तेज नजरें वहां बैठे सारे मेहमानों पर तेजी से घूमी। खैर जो भी हो, मैंने तो उसे फोन बिल्कुल नहीं किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सबने भी ऐसी दो कौड़ी की बेवकूफ़ी कभी नहीं की होगी। सही कहा। तभी हाना नाम की एक दूसरी बंदी ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। ये सब सुनकर मोए की हवा टाइट हो गई और वो घबराहट में चाय पीने लगी। असल में वो सबको बताना चाहती थी कि उसने डैंसी को कॉल किया था, लेकिन वो सबके सामने अपना पोपट नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो उस वक्त बिल्कुल चुप ही बैठी रही। आखिरकार अपने दिमाग के अंदर बहुत तगड़ी भसड़ झेलने के बाद उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और सबको सच बोलने के लिए अपना मुंह खोला और धीरे से बोली, यार असल में वो काम मैंने किया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसे बाहर से मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी और तभी एक अनजान आदमी अपना बड़ा सा सूटकेस खींचते हुए सीधे घर के अंदर चला आया था। मोए ने सबसे पहले अपना सिर उठाया और सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ देखा, क्योंकि उसे इस बात का अच्छे से अंदाजा था कि यूं ही वो असली बंदा है जो कल उससे लगातार 1 घंटे तक फोन पर बात की थी, वो आ चुका है। उसने देखा कि एक लंबा और पतला सा आदमी, जिसने सफेद रंग की बहुत ही साधारण हाफ स्लीव वाली टी शर्ट पहनी हुई है। वो सोच में पड़ गई, क्या यही यू है? मुझे तो लगा था कि वो कोई बूढ़ा अंकल होगा यार। मोए पूरी तरह से कंफ्यूज थी और वो अपने ही मन में बड़बड़ाने लगी, लेकिन जब उसने देखा तो हैरानी के मारे उसके तोते उड़ गए, क्योंकि जो आदमी अभी उसके एकदम सामने खड़ा हुआ था वो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रहा था। उसकी नाक एकदम तीखी थी और उसके चेहरे का कट ऐसा कड़क था कि कोई भी सख्त लौंडा पिघल जाए। क्या ही बात है, वो देखने में बहुत ही ज्यादा जवान, एकदम साफ सुथरा और कतई जहर हैंडसम लग रहा था। सच कहूं तो वहां बैठे बाकी दोनों छपरी लड़कों से वो कहीं ज्यादा स्मार्ट और ओजी लग रहा था यार। वहां मौजूद बाकी सारे मेहमानों ने भी मुझे देखा, और ये जानकर कि आखिरी आने वाला इंसान बस एक आम सा लुक्खा है जो सेलिब्रिटी नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे देखकर कोई खास भौकाल या एक्साइटमेंट नहीं दिखाया। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से इग्नोर करके मेरी बेइज्जती कर दी हो, वो न्यूट्रल ही रहे। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, क्या बात है, यहाँ तो फुल टू धमाल चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही सबसे आखिर में यहाँ पहुंचा हूँ। ये सुनते ही मोए डाइनिंग टेबल से बाहर आई और पूरे जोश के साथ मेरा स्वागत करते हुए बोली, ओए डैंसी, तुम आखिरकार यहाँ आ ही गए, तुम्हारा ही वेट हो रहा था भाई। मैं वही सफेद खरगोश मोए हूँ जिसने कल तुम्हें फोन करके तगड़ा रोस्ट किया था। उसकी ये बात सुनते ही वहां बैठे बाकी चारों मेहमानों के चेहरों का रंग एकदम से उड़ गया। उनके चेहरे देखकर लग रहा था कि उनका फ्यूज उड़ गया है। वो सोच रहे थे, क्या सच में यही डैंसी है? ये तो फैट टाइगर बिल्कुल भी नहीं है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या मोए ने ही खुद सामने से उसे कॉल किया था? ये बात सोचकर उन सब ने एकदम हैरानी से घूरते हुए मोए की तरफ देखा। यार, उन सभी के चेहरों पर एकदम शक दिख रहा था, उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। काजुमा और रेन ने बिना किसी को दिखाए अपनी भौहें सिकोड़ लीं और अब उनका मेरी तरफ देखने का नजरिया एकदम से बदल चुका था। उन्हें मन ही मन मुझसे बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगी थी भाई। हालांकि मोए इससे पहले उन सब की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन ये एकदम साफ था कि वो सिर्फ शिष्टाचार के लिए ही था। लेकिन अब मोए का मेरे प्रति बर्ताव काफी अलग लग रहा था। मोए ने वहां मौजूद बाकी लोगों की नजरों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो खोई हुई थी, उसका दिल एकदम किसी ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि क्या मैं भी उसकी असलियत जानकर उतना ही हैरान होऊंगा जितनी कि वो खुद हुई थी। सफेद खरगोश के बारे में जानकर वो ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैं उसे किस तरह से जवाब दूंगा या मेरा रिएक्शन उस वक्त कैसा होने वाला है। लेकिन मैंने बड़े ही आराम से बस इतना कहा, तुम तो असल में काफी होशियार लगती हो। हमारी पिछली फोन कॉल से मुझे हमेशा यही महसूस होता था कि तुम थोड़ी बहुत बेवकूफ सी हो, कि मोए का दिमाग कुछ खास तेज नहीं है और असल जिंदगी में वो एकदम बेवकूफों जैसी वाइब देती होगी, जो सच में काफी ज्यादा अजीब है। लेकिन अब उसे अपने सामने देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। मेरी ऐसी ठंडी बात और अजीब सा जवाब सुनकर मोए अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी और पूरी नाखुश थी। उसने गुस्से में अपना मुंह फुला लिया और एकदम एटीट्यूड में बोली, मैं तो हमेशा से ही बहुत होशियार थी। हाँ हाँ हाँ, ये सच में फनी था। वो बंदा हमेशा ही एकदम शॉक कर देने वाली बातें बोलता है। उसके दिमाग का लॉजिक ऐसा खतरनाक है कि हम जैसे नॉर्मल लोग तो उसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। क्या सच में यही यू है? वो तो कतई जहर हैंडसम लग रहा है और वो हमारी प्यारी मोए को फिर से बुली कर रहा है। वो कोई बेवकूफ बंदी नहीं है यार, वो तो एकदम सीधी सादी है भाई। खेल खत्म, मैं तो बस खूबसूरती की दीवानी हूँ। यू का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी बोलता है सब एकदम सही है, उसकी हर बात में वजन है। लेकिन जरा वहां बैठे बाकी सारे मेहमानों के चेहरों के एक्सप्रेशन तो देखो, उनकी तो हवा टाइट हो गई है। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया है। मैं तो हंस हंसकर पागल हो रही हूँ। मैंने अपना सामान एक किनारे रखा और चुपचाप जाकर मोए के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया था। इसके साथ ही वहां पर पूरे 6 के 6 मेहमान आ चुके थे। तीनों लड़के एक ही लाइन में अपनी अपनी जगह पर बड़े आराम से बैठ गए थे और बाकी तीनों लड़कियां भी ठीक उनके सामने वाली लाइन में आके बैठ गईं।
तभी मोए ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी शर्मिंदगी और गिल्ट दिखाते हुए कुछ इस तरह से बोलना शुरू किया था। भाई, मैं अभी तुम सबको यही बताना चाहती थी कि वो आखिरी मेहमान डैन्सी ही है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाती, मुझे बीच में ही रोक दिया गया, इसलिए मैं तब एकदम चुप रही। मैंने कल उसे सिर्फ इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उकसाया गया था और मैं गुस्से में आकर उसे गालियां देकर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन असल में वो एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। हालांकि वहां बैठे बाकी चारों मेहमानों के चेहरों पर एक नकली सी मुस्कान चिपकी हुई थी मेरे भाई, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपनी आंखें घुमा रहे थे और सोच रहे थे कि क्या ये यू सच में एक अच्छा इंसान है। हमें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये कुछ तो गड़बड़ बात है। वहां का माहौल थोड़ा सा अजीब और भारी होता देखकर काजुमा ने बात संभालने के लिए बहुत ही जोर से हंसना शुरू कर दिया। हा, ये काफी फनी था। तो फाइनली अब हम सब लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अगले 1 महीने तक प्लीज मुझे अपना सही रास्ता दिखाना और मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट करना मेरे प्यारे दोस्तों यार। अगले 1 महीने के लिए तुम्हारा गाइडेंस चाहिए। हा, वहां का सबसे टॉप क्लास सिंगर होने के नाते जिसकी औकात सबसे ज्यादा बड़ी थी। काजुमा ने इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो अब हम सब अपने अपने काम और प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं कि हम सब असल जिंदगी में क्या झंडे गाड़ रहे हैं मेरे भाई लोग। मोए ने थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ पूछा, यू तुम्हारा अभी का काम क्या है, तुम क्या करते हो? वहां मौजूद बाकी सभी मेहमानों के काम को लेकर किसी के भी मन में कोई सस्पेंस बिल्कुल नहीं बचा। उन सभी का काम किसी न किसी तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था। बस मेरा एक आम इंसान होना और सेलिब्रिटी ना होना लोगों के दिमाग में एक अलग ही लेवल का सस्पेंस पैदा कर रहा था और उन्हें मेरे बारे में जानने की चुल मच रही थी। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, वहां बैठे हर एक इंसान की तेज नजर सीधे मेरे ही ऊपर आकर टिक गई और सब मुझे घूरने लगे। ये देखकर काजुमा मुस्कुराया और उसकी बात से सहमत होते हुए बोला, हाँ सही, हम सभी ने लगभग अपना इंट्रोडक्शन खत्म ही कर लिया है। यू अब तुम अपने बारे में कुछ बताओ। मैं अपनी कुर्सी पर बड़े ही आराम से बैठा रहा और एकदम चिल होकर जवाब दिया था, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं बिल्कुल नल्ला हूं। मेरा ये सीधा सा जवाब सुनकर वहां बैठे सारे मेहमान एकदम से चकरा गए और उन्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर मोए ने बहुत ही संभल कर अपनी बात रखी, क्या तुम अभी भी स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रहे हो या फिर तुम मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो? ये पूछने के बाद मोए अपने मन ही मन में पूरा हिसाब लगाने लगी थी। 26 साल की उम्र में मास्टर्स की पढ़ाई करना और पास में कोई काम ना होना, ये सब तो आजकल एकदम नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैंने अपना सिग्मा एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, मेरा ग्रेजुएशन तो बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, मैं तो बस घर पर बैठकर अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहा हूँ और उन्हें चूस रहा। जैसे ही ये बात मेरे मुंह से बाहर निकली, वहां बैठे सभी लोगों के फिर से तोते उड़ गए। वो एकदम हैरान थे कि क्या ये सच में अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश कर रहा है। भाई, क्या इसे पता नहीं है कि ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है? क्या तुम ये बोल भी सकते हो? भाई, इतनी सच बोलने की क्या खुजली थी यार। सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैंने कोई भारी कांड कर दिया हो और किसी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। एकदम सन्नाटा छा गया। मो को तो हवा ही नहीं लगी कि अब क्या बोले। वो बेचारी एकदम सुन्न पड़ गई। उधर डायरेक्टर सातो की हालत ऐसी थी कि खौफ के मारे उसके माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। वाट लगी। ये एक डेटिंग रियलिटी शो है और सबको टेंशन हो गई कि क्या यू का ये घटिया जवाब पूरे शो का बटाधार कर देगा और सारी टीआरपी की धज्जियां उड़ा देगा। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई जोकर हूं, लेकिन मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। मुझे तो बस 1 महीने तक इस शो में टाइम पास करना था, फिर अपने घर वापस जाना था। उसके बाद कौन किसको जानता है, सब अपने अपने रास्ते निकल लेंगे और कोई किसी की शक्ल भी नहीं देखेगा। मुंह की उलझन भरी शक्ल देखकर काजुमा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसका तो जैसे गेम ही सेट हो गया। पहले उसकी हवा टाइट थी कि कहीं मोह मुझ पर लट्टू ना हो जाए, पर अब उसे लग रहा था कि उसने फालतू में ही टेंशन ले ली। मेरे जैसे नल्ले हालात देखकर मोह को मुझसे प्यार होने का तो कोई चांस ही नहीं था। वो हंसते हुए बोला, हा, तुम तो बहुत बड़े वाले मजाकिया निकले। कतई जहर जोक मार लेते हो तुम। पक्का तुम्हारे परिवार वालों का कोई तगड़ा बिजनेस या काम धंधा होगा जिसे तुम्हें संभालना होगा। एकदम मेरी ही तरह मुझे भी तो अपना खानदानी काम काज आगे लेकर जाना ही है। अगर मैं इस एक्टिंग की दुनिया में कुछ उखाड़ नहीं पाया तो मुझे घर जाकर अपना पुश्तैनी बिजनेस ही संभालना पड़ेगा। असल में उसके माँ बाप बस एक छोटी सी मामूली सी फैक्ट्री चलाते थे और कुछ नहीं। उसकी 2 कौड़ी की फैक्ट्री मुंह के बड़े खानदानी काम के सामने कहीं नहीं टिकती थी। लेकिन उस डेढ़ शाणे ने यह बात पूरी तरह दबा दी ताकि वो सबके सामने अपना भौकाल बनाए, ताकि वो मोह के सामने अपनी झूठी इज्जत बढ़ा सके और हीरो बन सके। मैंने कहा, मेरे पास ऐसा कोई सीन नहीं है यार, मेरे माँ बाप तो सिर्फ मामूली और सीधे सादे किसान हैं। अगर तुम किसी ऐसे बड़े काम या बिजनेस की बात कर रहे हो जिसे मुझे आगे चलकर संभालना है, तो क्या उसमें खेती बाड़ी और किसानी वाला काम गिना जा सकता है? मैंने उन गिने चुने लोगों की शक्लें देखी जो एकदम सुन्न पड़ गए थे और उनके फ्यूज उड़ चुके थे। उनकी ऐसी फटी हुई हालत देखकर मेरी हंसी और भी ज्यादा तेज हो गई और मैं जोर से हंस पड़ा। हा यो, आखिर किस मिट्टी का बना हुआ अतरंगी इंसान है भाई। उसने तो बस 3 लाइनें बोली और वहां खड़े हर एक बंदे का सिस्टम हैंग कर दिया और सबकी बोलती पूरी तरह बंद करवा दी। भले ही वो एकदम लुक्खा है और अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करता है, फिर भी मुझे वो इतना कड़क क्यों लग रहा है? अरे ओ, ऊपर वाले अपने ख्यालों से जाग, तू बस उसकी शक्ल देखकर पिघल गया है और उस पर लट्टू हो रहा है। धत तेरी, वो अपने माँ बाप के पैसों पर पलने की बात भी कितने भौकाल और घमंड के साथ बोल रहा है। क्या ये कोई ऐसी बात है जिस पर इतना फालतू का भौकाल काटा जाए? मुझे यूं बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
लेकिन फिर भी वो इन नकली सितारों से बहुत बेहतर है। और उसने खुद बोला कि वो खेतों में काम करवाता है, माँ बाप के पैसों पर पलने वाली बात, तो शायद उसने मजे मजे में खुद को रोस्ट करने को बोली होगी। ये सब सुनने के बाद काजुमा ने मुझे और भी ज्यादा दो कौड़ी का समझकर घूरा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुशी के मारे पागल हो रहा था एकदम। उसे लगा कि अब मो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी, और जैसे ही वो मो से अपनी लाइन मारने के लिए बात शुरू करने वाला था, उसने सुना कि मो अब तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी और उसे पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा पतली गली से निकाल देगी। मो ने मेरी तरफ देखकर बोला कि क्या बात है, तुम सच में खेती बाड़ी कर सकते हो? ये तो कतई जहर और एकदम शानदार बात है बॉस। वैसे खेती बाड़ी का काम करने में कैसा लगता है? उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि भले ही मैं कभी कभी एकदम सिर के ऊपर से बाउंस मारने वाली बातें करता हूं, लेकिन मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। साथ ही वो किसानों की बहुत इज्जत करती थी और उसे नहीं लगता था कि मेरे अंदर कोई भी खराबी या लोचा मौजूद है। बिल्कुल, वो तो सच में ये जानना चाहती थी कि किसान खेतों में मेहनत कैसे करते हैं, क्योंकि उस बेचारी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया और सामने मुंह की बड़ी बड़ी टिमटिमाती और चमकती हुई आंखें देखी। बिल्कुल, वो एकदम किसी छोटे प्यारे पिल्ले जैसी लग रही थी जो मुझे घूर रहा हो, और उसकी आंखों में एक साफ और मासूम सी बेवकूफ़ी छलक कर बाहर आ रही थी। इस बेवकूफ़ लेकिन प्यारी सी लड़की का ऐसा खोया हुआ चेहरा देखकर बिना मेरे कुछ किए ही मेरे होठों पर अचानक से एक हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई। मैंने बोला कि आमतौर पर किसान लोग खुले आसमान के नीचे मिट्टी में दिन भर अपनी कमर तोड़ते हैं और यह सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन मेरा स्टाइल इन सबसे थोड़ा अलग और कतई नया है। मैं खेतों से फालतू घास फूस निकालने के लिए सीधे लेजर का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी शक्ल एकदम सीरियस थी और बोलने का तरीका भी एकदम शांत था, और मैं उसे कोई गोली नहीं दे रहा था। तुम्हें वो लेजर वाले बाल हटाने की मशीन के बारे में तो पक्का मालूम ही होगा। बस मेरी मशीन भी बिल्कुल उसी सेम तरीके से काम करती है, सब कुछ मशीनों से चलता है। मुझे तो बस अपने घर पर आराम से बैठकर इंतजार करना होता है। एकदम रोबोट वाली शानदार खेती, और रोबोट से ही सारे कीड़ों का पूरी तरह से सफाया हो जाता है। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ दो ही खतरनाक मशीनें मौजूद हैं, और मजे की बात यह है कि वो दोनों मेरे ही घर पर हैं। ये बात सुनकर मो तो पूरी तरह सुन थी। उसने मेरी इस झूठी और फेंकी हुई बात पर एकदम पक्का यकीन कर लिया। वो अपनी बड़ी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, क्या सच में यार? ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल और कतई भौकाल वाली बात है। मैंने अपने मन में सोचा कि लग रहा है ये लड़की सच में एक नंबर की ढक्कन और बेवकूफ है। बाकी मेहमान कुछ बोलना नहीं चाहते थे और बस पककर अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर इग्नोर कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम तुम्हारी बात पर घंटा यकीन करेंगे। ये सब देखकर काजुमा का चेहरा एकदम उतर गया और वो बुरी तरह चिढ़ गया। हम दोनों बिना रुके लगातार बातें किए जा रहे थे और वो बेचारा बीच में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। उसने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी भी। उसने गुस्से में जोर से टेबल पर हाथ मारा और जबरदस्ती हमारी बातचीत के बीच में घुस गया और बोला, शायद अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं खाया है, चलो पहले चलकर कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे और मो को इस तरह मजे से चिपके हुए और बातें करते देखकर रिन को भी अंदर ही अंदर बहुत तेज मिर्ची लग रही थी। वो तुरंत बोला कि आज मैं खाना बनाऊंगा सबके लिए। मैं विदेशी खाना बनाने में एकदम उस्ताद हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सालों तक बाहर विदेश में रहकर बहुत अच्छी खासी पढ़ाई भी की है। ये सब भौकाल मारते हुए उसने बड़े ही घमंड और एटीट्यूड के साथ वहां बैठी हुई तीनों लड़कियों की तरफ एक शानदार और कातिलाना लुक दिया, ताकि वो सब इंप्रेस हो जाएं। अगर वो इस तरह से लड़कियों की भीड़ के बीच घिरा रहता तो सबके सामने हीरो बनने की वो फीलिंग उसे अंदर ही अंदर और भी ज्यादा मजे देती और उसे सातवें आसमान पर पहुंचा देती है। सच, हाना को तो ये बात सुनकर एकदम बड़ा वाला झटका लगा और वो हैरानी से बोली, रिन, क्या तुम सच में विदेशी खाना बना सकते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा कड़क बात है। सच, मुझे तो बस एकदम नॉर्मल और साधारण सा खाना ही बनाना आता है और उसमें भी कोई खास स्वाद नहीं होता। एमी बोली कि मुझे तो सिर्फ नूडल्स उबालने के अलावा कुछ नहीं आता है। सच में विदेशी डिश बनाना आना बहुत ही तगड़े टैलेंट की बात है। और इन सब लड़कियों से अपनी इतनी तारीफ सुनकर रिन अंदर ही अंदर फूल कर कुप्पा हो रहा था और बहुत खुश था भाई। उसने फुल एटीट्यूड में अपनी एक आंख की भौं उठाई और बड़े ही अजीब तरीके से मेरी और मुंह की तरफ देखने लग गया और बोला कि क्या तुम भी खाना वाना बना सकते हो? जरा हमें भी तो बताओ कि तुम किस तरह की शानदार डिश बनाने में सबसे बड़े उस्ताद हो। ये बात तो बिल्कुल पक्की थी कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए पूछा था ताकि वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सके और अपना भौकाल जमाते हुए दिखा सके कि उसे कितना अच्छा और कड़क खाना बनाना आता है उस बड़े नल्ले को। मैंने उसकी इस फालतू बात पर बिल्कुल भी घास नहीं डाली और एकदम चिल होकर बोला कि भाई मैं तो बस दबाकर खाना खाने में सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ। हा, क्या ही बात है गुरु। मेरे बगल में खड़ी मो मेरा ये कतई जहर वाला जवाब सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी, लेकिन उसने मेरा बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उसे लगा कि मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मस्त इंसान हूँ, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे बेबाक और अलग टाइप के लड़के से मुलाकात की थी जो एकदम चिल होकर बिना किसी दिखावे या भौकाल के इतनी सीधी और सच्ची बात करता हो। उसे मेरे साथ रहकर बहुत सुकून और एकदम बिना किसी फालतू टेंशन वाली आरामदायक फीलिंग आ रही थी। मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ, मुझे भी बस खाना खाना आता है। उसने मेरी नकल उतारते हुए अपनी आंखों को खुशी से चांद की तरह गोल करके मजे लिए। रेन का चेहरा एकदम सुन पड़ गया। उसका प्लान मो के सामने मेरी तगड़ी फजीयत करवाना था, पर यह चवन्नी छाप चाल उस पर ही उल्टी पड़ी। उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो गया और उसकी हवा टाइट हो गई। फिर वो फालतू भौकाल बनाने के लिए लड़कियों से बोला, तुम सब थोड़ी देर के लिए आराम कर लो,
आज हार्टबीट हाउस तक के सफर में तुम्हारी तो पूरी खटिया खड़ी हो गई होगी, इसलिए खाना पकाने का सारा रायता हम लड़कों पर छोड़ दो, चिल मारो। जैसे ही उसने फ्रिज में रखा हुआ सामान देखा, उसके तोते उड़ गए और एकदम माथा ठनक गया। बोला, ये प्रोडक्शन टीम वाले तो एकदम ही चवन्नी छाप और मक्खी चूस कंजूस निकले हैं। इन नल्लों ने बस गिनती के अंडे, थोड़े फल, नूडल्स और ये 2 कौड़ी का छोटा सा बीफ का टुकड़ा रखा है। क्या घटिया मजाक चल रहा है? ये हम सब के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। तभी अचानक से पीछे से डायरेक्टर सातो की कड़क आवाज गूंजी, जिससे सबका ध्यान एकदम से उस तरफ चला गया। आज तुम सब लुक्खों का इस हार्टबीट हाउस में एकदम पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हारे खाने पीने का ये पूरा बंदोबस्त हमारी प्रोडक्शन टीम ने अपने सिर पर लिया है। पर कल से तुम सबको अपनी खुद की तगड़ी मेहनत और पसीने से पैसे कमाने पड़ेंगे, ताकि तुम उस पैसे का सही इस्तेमाल अपनी आगे की डेटिंग के भारी खर्चे के लिए कर सको। अगर तुम सब लोग पैसे नहीं कमा पाए तो तुम्हारा बैंड बच जाएगा और तुम्हें खाली पेट भूखा ही सोना पड़ेगा। इतना बोलकर उसने एकदम मजे लेते हुए तंज कसा। चलो तुम्हारा गुड लक काम आए, मुझे तुम सबसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जैसे ही उसने अपना ये फालतू ज्ञान देना खत्म किया, उसी पल पूरे हार्टबीट हाउस के अंदर एकदम से सब लोगों के रोने धोने और मातम मनाने की जोरदार आवाजें गूंजने लगी, क्योंकि सबका गेम पूरी तरह से बच चुका था और वॉट लगी। रिन ने अचानक जोर से अपना माथा पीटा, जैसे उसे कोई बहुत ही बड़ा खजाना याद आ गया हो, और बोला, जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने अपने सूटकेस में एकदम टॉप क्लास का कड़क वाग्यू बीफ ठूस कर भर लिया था और उसके साथ ही महंगे कैवियार और ब्लैक ट्रफल्स भी रख लिए थे। रुको, मैं अभी जाकर अपना वो सारा गदर माल निकालकर यहाँ लाता हूँ। आज हम लोग वही सब कड़क चीजें खाकर अपना पूरा भौकाल सेट करेंगे। इतना लंबा चौड़ा डायलॉग मारने के बाद वो सीधे अपने सूटकेस की तरफ दौड़ कर चला गया। ये एकदम असली फुल ब्लड वाग्यू है, जिसका इंपोर्ट कोटा पूरे महीने में सिर्फ 20 गायों का ही होता है। इसे खरीदना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। बहुत तगड़े पसीने छूटते हैं। इस बार तो मेरी किस्मत एकदम कड़क थी और मैं ये जानकर इसे खास तौर पर तुम सबको चखाने के लिए लाया था कि मैं इस तगड़े वाले शो पर मजे मारने जाने वाला हूँ। ये पूरा बवाल देखकर काजुमा ने अपना फायदा सोचा और रिन की मदद करने आ गया। ऐसा करने से न सिर्फ एक मेहनती बंदे वाला उसका झूठा भौकाल सेट हो जाता, बल्कि अगर बाद में खाना एकदम ही बकवास और कचरा बनता तो उसे किसी भी तरह की कोई गाली नहीं खानी पड़ती और वो बहुत ही आसानी से अपनी पतली गली से निकल लेता, क्योंकि रायता फैलने पर सारा ठीकरा सिर्फ और सिर्फ रिन के सिर पर ही फूटता। काजुमा बोला, रिन मुझे भी अपनी थोड़ी सी मदद करने दे। रिन ने कहा, ठीक है, ये पास्ता उबालने में मेरा हाथ बटा, बस इसे 8 से 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेना। इस तरह फिर अपना रिन उन स्टेक्स को एकदम कड़क भूनने के काम में लग गया। काजुमा एक फालतू असिस्टेंट की तरह पीछे घूम रहा था, जबकि एमी और हाना छोटे मोटे फालतू के कामों में हाथ बटाकर अपना टाइम पास कर रही थी। मो भी आगे जाकर उनकी मदद करना चाहती थी, पर बेचारी को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो बस साइड में चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। जहां तक मेरी बात है तो मैंने अपना सिर्फ दबाकर खाने वाला तगड़ा उसूल कायम रखा और एकदम ओजी की तरह चिल किया। मैं सोफे पर आराम से बैठकर सबको पागलों की तरह काम करते देख रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरा मन उनकी मदद करने का नहीं हो रहा था। बात बस इतनी सी थी कि वो रसोई बहुत ही छोटी सी थी और वहां फालतू में घुसकर बिना बात की भसड़ मचाने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। इसलिए मैं एकदम राजाओं की तरह सोफे पर पसरकर अपना टीवी देखते हुए मजे से खरबूजे के बीच चबाने लगा। तभी किसी ने बोला, काजुमा और इन दोनों ही कितने ज्यादा कमाल के और धांसू लड़के हैं। उस दूसरे वाले ढक्कन इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं, जिसे कोई भी काम करना नहीं आता है। एकदम ही 2 कौड़ी का नल्ला इंसान है। पर तुम तो बस अपने असली और एकदम कड़क अवतार में हो, उन दिखावे वाले छपरियों की तरह बिल्कुल भी नहीं, जिन्हें सिर्फ कैमरा देखकर नौटंकी करनी और अपना झूठा भौकाल बनाना आता है। मुझे तो बस तुम्हारा यही एक बेखौफ और एकदम बिंदास वाला अंदाज पसंद है। जब स्टेक्स आधे पककर तैयार हो गए तो रिन ने अपना थोड़ा ठरकीपन दिखाते हुए मो से पूछा, मो तुम अपना स्टेक कैसा खाना पसंद करोगी? यानी वो ठीक कितना पका हुआ होना चाहिए? जैसा भी मिले चलेगा। असल में उस बंदी को इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अक्सर ही ऐसे स्टेक्स बड़े मजे से दबाती रहती थी। इमी ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और बोली, मेरे लिए मीडियम पकाना। और उसकी इस बात की चीटिंग करते हुए हाना ने भी चिपका दिया कि हाँ, एकदम मेरे लिए भी। रिन ने मुस्कुराते हुए ज्ञान पेला, तुम दोनों लड़कियों को खाने की एकदम तगड़ी समझ है। मीडियम पके हुए स्टेक का स्वाद और फील सबसे ज्यादा कड़क और गदर होता है, जो ना तो बहुत ज्यादा कच्चा होता है और ना ही चबाने में रबड़ की तरह सख्त होता है। फिर उस छपरी ने मेरी तरफ देखा और एक पल के लिए घबराकर थोड़ा सा हिचकिचाया। उसने मेरी पसंद पूछने की हिम्मत ही नहीं की और चुपचाप एक फट्टू की तरह मेरा स्टेक भी मीडियम पकाकर ही रख दिया। उनके ऊपर महंगे वाले ब्लैक टफल सजाने के बाद जैसे ही वो उन गर्मा गर्म स्टेक्स को मेज पर लेकर आया, वहां बैठे सभी भुक्खड़ लोग एकदम पागलों की तरह उस पर टूट पड़ने के लिए बेताब थे। एमी ने मेज पर रखे उस कड़क स्टेक को घूर कर देखा और तुरंत ही बोली, वाह, इसमें से तो एकदम कातिलाना महक आ रही है। इस महंगे और हाई क्वालिटी वाग्यू बीफ का तो पूरा सिस्टम ही एकदम अलग है। ये देखकर हाना ने भी रिन को अंगूठा दिखाते हुए उसके काम की तारीफ की। तुम्हारे इन हाथों में तो सच में एकदम तगड़ा वाला जादू है गुरु। इसे देखकर तो मेरी भूख और भी ज्यादा बुरी तरह से भड़क गई है। मो ने भी मौका देखकर बिल्कुल सच्ची बात कह ही दी। ये तो एकदम बवाल बना है, तुमने जरूर इसकी कहीं से तगड़ी पढ़ाई की होगी, है ना? ये देखकर कि मो जो कभी भी किसी को कोई घास नहीं डालती थी, वो आज खुद उसके खाने की इतनी तारीफ कर रही थी। रिन खुशी से फूला नहीं समाया और चौड़ में बोला, अरे मैंने विदेश में पढ़ाई की है, जल्दी से इसे चक्कर देखो। ये देखने में जितना खतरनाक है, खाने में उससे भी कहीं ज्यादा रापचिक है। वो पूरी भुक्खड़ पलटन इसे खाने के लिए 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकती थी और ये सच में बहुत ही ज्यादा लजीज था। मो ने एक बड़ा सा बाइट लिया और सिर हिलाते हुए बोली,
स्वाद वाकई में कड़क है। इधर मैं अपने हाथों में पकड़े छुरी कांटे के साथ पागलों की तरह कुश्ती लड़ रहा था और मुझे ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब और एकदम फालतू लग रहा था। इसलिए मैंने वो सारा कचरा वहीं मेज पर फेंका और सीधा अपनी रसोई में जाकर अपने लिए चॉपस्टिक्स लाया। मेरी इस अजीब हरकत को देखकर रिन का अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रहा और वो पागलों की तरह जोर जोर से पेट पकड़कर मुझ पर हंसने लगा। मुझे मत बताना कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी स्टेक नहीं खाया है। ऐसा कौन बेवकूफ इंसान होता है जो स्टेक को चॉपस्टिक से खाता है। मुझे अपनी चॉपस्टिक्स का सही इस्तेमाल करके स्टेक का एक पूरा बड़ा सा टुकड़ा एक ही बार में मजे से ऊपर उठाते हुए और बिना काटे उसे सीधा अपने मुंह में ठूसने की एकदम तगड़ी तैयारी करते हुए देखकर एमी, हाना और वो छपरी काजुमा तीनों ही अपना मुंह दबाकर मजे से धीरे धीरे हंसने लगे। ओ ए ढक्कन इंसान, ये स्टेक हमेशा छुरी और कांटे से काटकर बहुत तमीज के साथ खाया जाता है। मेरी तरफ ठीक से देख, बिल्कुल ऐसे खाना होता है। तेरा कांटा तेरे उल्टे हाथ में होना चाहिए और छुरी एकदम सही तरीके से तेरे सीधे हाथ में होनी चाहिए। काजुमा एकदम से अपनी जगह पर सीधा तनकर बैठ गया और अपना झूठा वीआईपी वाला भारी भौकाल दिखाते हुए अपने छुरी कांटे को हवा में मजे से नचाकर स्टेक का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा अपने खाली दिमाग में वो ख्याली पुलाव पका रहा था कि खाना खाते समय उसका ये शानदार और राजाओं वाला कड़क लुक देखकर उसकी दीवानी लड़कियां एकदम पागलों की तरह चीखने लगेंगी। फिर वो खाते हुए बोला, मजे आ गए गुरु, इस स्टेक की क्वालिटी सच में एकदम एक नंबर और बवाल चीज है। वाकई ये नज़ारा एकदम बवाल था। तभी वो डेढ़ शाणा मेरी तरफ घुमा और किसी मास्टर की तरह ज्ञान पेलते हुए बोला, देख रहा है ना तू, स्टेक खाने का असली तरीका यही होता है। वैसे तेरा इसे ना खाना एकदम नॉर्मल बात है, क्योंकि तू तो गांव देहात से आया हुआ एक सीधा साधा इंसान है। पर तू टेंशन बिल्कुल मत ले, ये सब सीखना काफी आसान है। हालांकि मेरे चॉपस्टिक्स इस्तेमाल करने के तरीके को देखकर वो मुझे एकदम नीच समझ रहा था, लेकिन इस भट्टू को कैमरे के सामने अपनी वो नकली इज्जत भी बचानी पड़ी है। मैंने अपने मन में सोचा कि ये डेढ़ शाणा सच में काफी ज्यादा अजीब और इंटरेस्टिंग है। उसकी फालतू बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में मेरी बहुत परवाह कर रहा हो, लेकिन उसके जहरीले शब्दों में एक अजीब सी कड़वाहट भी छिपी हुई थी। ऊपर से वो सारी बातें एकदम साफ तौर पर सिर्फ मेरे लिए ही बोली गई थी, लेकिन इस चवन्नी छाप ने कैमरे के सामने एक शरीफों वाली मुस्कान पहन रखी हुई थी। ये जानबूझकर अपने हाथों को उन छुरियों के साथ एकदम सही तरीके से सेट कर रहा था ताकि वो कैमरा इसके उन गोरे और पतले हाथों का एक क्लोजअप शॉट बहुत आसानी से ले सके। साला एकदम दिखावे की दुकान बना है। और जैसा मैंने सोचा था, काजुमा की इन सब नौटंकियों और हरकतों के बाद वो लाइव स्ट्रीम लड़कियों की चीखों से पूरी तरह भर गई थी। वो सब पागल होकर कमेंट कर रही थी कि आह, काजुमा सच में कितना जेंटल इंसान है, उसके हाथ सच में कितने ज्यादा खूबसूरत हैं, एकदम किसी सपने जैसे हाथ हैं, और उसकी ये स्माइल कितनी ज्यादा हैंडसम लग रही है, वो सच में कितना अच्छा इंसान है जो तुम्हें एकदम शांति से बिना किसी गुस्से के ये सब सिखा रहा है। भाई मैं तो अब इसकी पूरी तरह फैन बन चुकी हूँ। खैर, मैं भी इस नल्ले को इतनी आसानी से अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करने देने वाला था, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथ टेबल पर एकदम टिकाए और उठा लिया। उन चॉपस्टिक्स को एकदम सॉलिड और तगड़े तरीके से पकड़कर मैंने खुद को थोड़ा सा घुमाया ताकि वो कैमरा मेरी प्रोफाइल और मेरे हाथ दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर सके। और फिर मैंने एक कतई जहर स्माइल पास करते हुए अपना पूरा भौकाल दिखाया और उसे बोला कि मुझे लगता है मैं ये सब फालतू चीजें सीखने से पीछे ही रहूंगा, क्योंकि मेरी चॉपस्टिक्स पकड़ने की टेक्निक एकदम स्टैंडर्ड और रापचिक है और मैं अपना खाना इसके जरिए बहुत ही आराम और सही तरीके से उठा सकता हूँ। मुझे तुम्हारे इन सब फालतू के दिखावटी टूल्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैंने अपने सामने रखा हुआ वो स्टेक का टुकड़ा वापस से उठाया और एकदम मजे लेते हुए जानबूझकर उससे पूछा कि ये चॉपस्टिक्स तो हमारे पुराने पूर्वजों की दी हुई एक बहुत ही पुरानी और काम की चीज है। क्या तुम इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम इससे कुछ भी ढंग से उठा नहीं सकते हो? मेरी ये बात सुनते ही उस वीडियो के लाइव कमेंट्स एकदम तबाही मचाने लगे थे। यू सच में पब्लिक के हर एक वोट को डिजर्व करता है। वो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, उसके हाथ भी कतई जहर हैं। भाई मैं तो बस अब इस स्क्रीन को चूमूंगा ही। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यू इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों फील कर रहा है, पर मुझे ये बहुत मस्त लग रहा है। मैं यू को सपोर्ट करूंगा। आखिर ये किसने कहा है कि तुम्हें स्टेक खाने के लिए हमेशा चाकू और कांटे का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा? कुछ लुखे लोग बस कुछ दिनों के लिए विदेश घूम आते हैं और खुद को बहुत बड़ा 30 मार खान समझने लगते हैं और अपनी औकात भूल जाते हैं जो हमारे पूर्वजों ने पीछे छोड़ी थी। और इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो काजुमा सच में कितना ज्यादा फेक और एकदम चिकना सा क्रीप इंसान लग रहा है। भाई मजा आ गया एकदम। और फिर अचानक से उस लाइव स्ट्रीम की पॉपुलैरिटी ने एकदम तबाही मचा दी और वहां मौजूद ज्यादातर पब्लिक सिर्फ मुझे ही देखने के लिए आई थी। एक डेटिंग शो के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि उन्होंने एक किसान को बुलाया था और वहां मौजूद हर एक इंसान को ये चीज काफी ज्यादा नई और रिफ्रेशिंग लग रही थी। उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि एक गांव देहात का बंदा इतना ज्यादा असली और ओरिजिनल ओजी हो सकता है। अब काजुमा का चेहरा सच में एकदम उतरा हुआ और कचरे जैसा लग रहा था। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मैं पलटकर जवाब दूंगा, क्योंकि आखिर वो एक टॉप लिस्ट का महंगा सिंगर है और बाकी सभी गेस्ट्स के मुकाबले उसका स्टेटस सबसे ज्यादा हाई था। और मेरे जैसे एक आम इंसान का उसकी बेइज्जती करना उसके लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड शॉक था। इसका चॉपस्टिक्स को इस्तेमाल करने के तरीके से आखिर क्या लेना देना है कि तुम स्टेक खा रहे हो, क्योंकि स्टेक को हमेशा सिर्फ एक चाकू और कांटे से ही खाया जाना चाहिए। उसकी आवाज में अब साफ गुस्सा दिख रहा था। हालांकि उसने अपने उस फ्रस्ट्रेशन को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने एकदम भौकाल के साथ पूछा कि ये फालतू का रूल आखिर बनाया किसने है? जब तक तुम्हारा पेट भर रहा है क्या इतना तुम्हारे लिए काफी नहीं है ढक्कन?
जैसे ही काजुमा अपनी फालतू की बकवास वापस से शुरू करने वाला था कि तभी मो अपनी जगह से उठी और सीधे किचन की तरफ जाते हुए बोली कि अचानक से मेरा भी मन सिर्फ चॉपस्टिक से ही इस स्टेक को खाने का कर रहा है, मजा आएगा सच। वो जल्दी से किचन के अंदर से चॉपस्टिक्स का एक जोड़ा लेकर वापस बाहर आई और मेरी तरफ देखकर एकदम प्यार से मुस्कुराते हुए बोली कि मुझे लगता है कि मेरा चॉपस्टिक्स को पकड़ने का तरीका उतना ज्यादा स्टैंडर्ड और सही नहीं है जितना तुम्हारा वाला है। यू, क्या तुम मुझे ये सही से पकड़ना सिखा सकते हो? हालांकि उसकी मैनेजर यूना ने उसे मुझसे ज्यादा बातचीत ना रखने की सख्त चेतावनी दी थी, लेकिन फिर भी उसने वो वार्निंग एकदम से इग्नोर कर दी थी। भाई, उसे लग रहा था कि वो काजुमा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव और घमंडी हो रहा है, और इसके उलट में उसे काफी ज्यादा असली और बिना किसी बनावट वाला इंसान लग रहा था, जिसके पास चीजों को देखने का एक बहुत बड़ा नजरिया मौजूद था। भाई सच, उसने चॉपस्टिक्स ली और धीरे से चलते हुए काजुमा के पीछे जाकर खड़ी हो गई और बोली, सीनियर काजुमा, क्या मैं आपके साथ अपनी सीट बदल सकती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यूं मुझे वो चॉपस्टिक्स एकदम सही से पकड़ना सिखाए। अब इस समय तक काजुमा का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ चुका था, लेकिन कैमरे के सामने वो अपना आपा खोकर उसे मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो फट्टू अपनी नकली मुस्कान के साथ बोला, हाँ बिल्कुल, तुम यहाँ बैठ सकती हो आराम से। बाकी की दोनों फीमेल गेस्ट ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो दोनों भी एक के बाद एक किचन की तरफ चली गईं और बोली कि मैं भी अपना स्टेक चॉपस्टिक से ही खाऊंगी। मजा आएगा ना? मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे खाने में सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं भी इन्हें इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और फिर अचानक से वो पूरा डाइनिंग रूम एकदम सन्नाटे में डूबकर खामोश हो गया। अब उन चॉपस्टिक्स को इस्तेमाल करने की खटपट आवाज के अलावा वहां पर कोई दूसरी आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, और वहां का वो पूरा माहौल सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था एकदम। काजुमा ने मो और मुझे एक दूसरे के एकदम बगल में बैठे हुए देखा तो उसके वो हाथ जो अभी भी छुरी पकड़े हुए थे बुरी तरह कांपने लगे। मो के अंदर एकदम वो ग्रेस और क्लास मौजूद है जो एक अमीर खानदान की लड़की में होना चाहिए, क्योंकि सच में बड़े लोग काजुमा जैसे नीच और घटिया बिल्कुल नहीं होते हैं। मेरी जान लिखवा ले, मुझे तो इस स्क्रीन के पीछे से ही काजुमा के लिए इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं क्या करूं भाई, मैंने तो अब यू और मो की एक नई जोड़ी बनानी भी शुरू कर दी है। सच, हर किसी की फालतू में जोड़ी बनाने से सिर्फ तुम्हारा ही कटने वाला है भाई, क्योंकि मो कभी यू को पसंद कैसे कर सकती है? वो तो बस उस फट्टू को मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। बाकी सारी चीजों को अगर किनारे कर दें तो लुक्स के मामले में ये दोनों एक दूसरे को काफी तगड़ी टक्कर देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। तो यू और मो की ये गोट जोड़ी आज से पूरी तरह ऑफिशियल हो गई है। सच, ऊपर वाले कमेंट करने वाले भाई, ये शो अभी अभी शुरू हुआ है, मैं तो यही सलाह दूंगा कि इतनी जल्दी हवा में जोड़ियां मत बनाओ। फिर मैंने मो की तरफ देखा जो एकदम टकटकी लगाकर लगातार सिर्फ मुझे ही देखे जा रही थी। सच में वो मुझे एक बहुत ही प्यारी और बड़ी सी स्माइल पास कर रही थी, और मैंने अपने मन में सोचा कि ये पागल लड़की सच में कितनी ज्यादा लॉयल और वफादार है। फिर मैंने अपनी चॉपस्टिक्स को उठाया और मुंह को दिखाने के लिए उसे पकड़ने का सही तरीका डेमो किया। बिल्कुल इस तरह पकड़ो, अपनी पहली उंगली को यहाँ ऊपर की तरफ रखो और अपनी बीच वाली उंगली को इसके एकदम नीचे यहाँ पर सेट करो। अब तुम भी इसे एक बार ट्राई करके खुद से देखो इसे पकड़कर। मो ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और मेरे हाथों में चॉपस्टिक्स को एकदम ध्यान से देखने लगी। फिर एक पल के बाद उसने अपनी खुद की ग्रिप को भी उसी तरह से एकदम सेट करना शुरू कर दिया था वहां पर। लेकिन पूरे 20 साल की इस पुरानी आदत को इतने कम समय में इतनी आसानी से और एकदम जल्दी से सुधार पाना सच में आसान नहीं था भाई। जब उसने अपने हिसाब से अपनी पकड़ को सही समझकर एकदम एडजस्ट कर लिया तो उसने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उन्हें मेरी तरफ बढ़ाया और उसकी वो बड़ी सी पानी से भरी हुई आंखें मुझे घूर रही थीं। वो एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह उम्मीद से मुझे देख रही थी जो किसी बड़े से अपनी तारीफ सुनने का इंतजार कर रहा हो। वो बोली, मुझे देखो, क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है? मैंने कहा नहीं, और फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने एक हाथ से मुंह की वो चॉपस्टिक्स पकड़ी और अपने दूसरे हाथ से उसकी उन छोटी उंगलियों को पकड़कर उन्हें एकदम सही तरीके से सेट करने लगा था मैं। मो को ऐसा लगा जैसे किसी ने तगड़ा झटका दे दिया हो, उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। सच में उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था, एकदम लोचा हो गया। उसके गाल एकदम लाल टमाटर हो गए, कानों तक भी लाली छा गई थी। कसम से ऐसा लग रहा था जैसे बंदी फिदा हो गई हो एकदम। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अभी गर्मी से पूरी तरह भाप बन जाएगी और सच में उसके कानों से धुआं निकलने वाला है। उसकी हवा टाइट हो गई, उसकी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ गई थीं और वो मुझे अपने हाथों को अपने हिसाब से चलाने दे रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था। अपने पिता और भाई को छोड़कर उसने कभी किसी भी अनजान आदमी के साथ ऐसा कोई संपर्क नहीं रखा था। इस अचानक हुए स्पर्श ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया कि वो आखिर कैसे रिएक्ट करे। दिमाग दही, ये वाली उंगली यहाँ होनी चाहिए, एकदम यहीं पर। हाँ, अब ये बिल्कुल सही है, तुमने एकदम सही पकड़ा है, मेरी बात मानो, बहुत बढ़िया है। मो के दिमाग में क्या भसड़ चल रही है मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने उसकी हरकत ठीक की और मजे से कहा कि तुम इस पोजीशन को अच्छे से याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, बहुत काम आएगी। अब तुम इनको फिर से पकड़ने की कोशिश करो और मुझे दिखाओ कि कैसे पकड़ा है। लेकिन वो बेचारी कोई भी पोजीशन कैसे याद रख पाती, उसका तो पूरा फ्यूज उड़ चुका था। सच, उसका दिमाग अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। इतना ही बहुत था कि वो सब कुछ भूली नहीं थी। उसकी एकदम हवा टाइट हो गई कि वो इन्हें पहले कैसे पकड़ती थी। उसे बहुत देर तक बिना हिले डुले एकदम शांत बैठे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि क्या हो गया। मैंने भारी कंफ्यूजन के साथ अपनी नज़र चॉपस्टिक से हटाकर मुंह के चेहरे पर डाली। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारा माजरा क्या है, क्या लफड़ा हुआ। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है?
मो आखिरकार होश में आई और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने गालों को कसकर पकड़ लिया। एकदम अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि एयर कंडीशनिंग थोड़ी ज्यादा ही तेज कर दी गई है, यहाँ सच में बहुत गर्मी हो रही है। हा 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 हा, गजब की भसड़ मच गई है भाई साहब। फिर वो अचानक से अपनी सीट से उठी और तेजी से भागते हुए सीधा किचन की तरफ दौड़ गई। क्या तुम लोगों को कुछ फल खाने हैं तो मुझे अभी जल्दी बता दो, मैं अभी जाकर थोड़े फल छील लाती हूँ। वो बहुत तेज दौड़ रही थी जिससे वो गलती से लड़खड़ा गई और बुरी तरह से टकरा गई। रायता फैला, उसका सिर किचन के दरवाजे की चौखट से जाकर भिड़ गया, जिससे वो झटके से 2 कदम पीछे हट गई। क्या तुम ठीक हो यार? ये तो सच में कबाड़ा हुआ। मैं उठकर उसे देखना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि वो अपने टकराए हुए माथे को सहला रही थी। फिर उसने गुस्से में दरवाजे की चौखट पर एक जोरदार मुक्का मारा और फिर तेजी से वहां से कट ली। एकदम बटाधार हुआ। वो तेजी से किचन के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया। मुंह की इस अजीब और बेवकूफ़ी भरी हरकत को देखकर मैंने भी बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। क्या जोकर है? लोग कहते हैं कि खरगोश की नज़र बहुत कमज़ोर होती है, और ये बात सच भी लगती है। हाँ हाँ हाँ, मो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, एकदम कतई जहर लग रही है। तो हमारी मुँह से बिल्कुल दूर ही रहना, समझ गया ना? आहा, क्या वो शर्मा रही है? तो एकदम सिरे का ढक्कन है तूने तो इस बात पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि माजरा क्या है बे। सच में यार, तू ये क्या फालतू की बकवास पेल रहा है? कैसी पोजीशन की बात कर रहा है तू? मुझे तो तेरी एक भी बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही है कि तेरा सीन क्या है। मैंने उस स्टेक को खाने के लिए फिर से अपनी चॉपस्टिक्स उठाई और अचानक से एक कच्चा और लोहे जैसा अजीब सा स्वाद तुरंत मेरे पूरे मुंह में बुरी तरह से फैल गया। एकदम कचरा था। मैंने नीचे देखा तो जिस स्टेक को मैंने अभी खाया था उसमें से सच में खून टपक रहा था। उसे देखकर मुझे थोड़ी उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी और मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया। इससे थोड़ा और भूनने की सख्त जरूरत थी, लेकिन जैसे ही मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ, अचानक रेन की हल्की सी मजाक उड़ाने वाली और ताने मारती हुई आवाज सीधे मेरे कानों में आकर गूंजी थी। तू अब कहाँ जा रहा है भाई? तेरा उस स्टेक को वापस ले जाके फिर से भूनने का कोई इरादा तो नहीं है ना? ऐसा लफड़ा मत कर देना बे। मीडियम पका हुआ ही सबसे नरम और एकदम कतई जहर स्वाद वाला होता है, बस तुझे ही इसे खाना नहीं आता है। पहले से ही उसके दिमाग में मेरी कोई इज्जत नहीं थी उस चॉपस्टिक वाले कांड की वजह से, और फिर मुझे मो को वो सब सिखाते हुए देखकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था। उसकी एकदम खोपड़ी सटक गई। अब मेरी इस हरकत ने उसे और भी ज्यादा भड़का दिया था और वो पूरी तरह से असंतुष्ट था। इसे वापस ले जाके इसका पूरी तरह से कबाड़ा मत कर देना, बेकचरा हो जाएगा एकदम। अगर तुझे इसे खाने में इतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है तो तू इसे बिल्कुल मत खा। चल चुपचाप ये स्टेक मुझे वापस कर दे, वरना तेरा सही में गेम बजा दूंगा मैं, नल्ले इंसान। मैंने अपने सामने रखा स्टेक रेन की तरफ खिसका दिया जैसे किसी को कोई फर्क पड़ता हो। तू मुझे इसे गर्म नहीं करने दे रहा है। इतना कहकर मैं अपनी जगह से उठा और सीधा किचन की तरफ चला गया। मुझे याद है कि वहां बीफ का एक टुकड़ा रखा हुआ था जो प्रोडक्शन टीम ने फ्रिज में छोड़ा था, है ना? तू माने या ना माने, मैं उसे तेरे इस बकवास स्टेक से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और कतई जहर बना सकता हूं बे। मेरी ये बात सुनकर अम्मी और हाना दोनों ही जोर से हंस पड़ी। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई इस तरह से हाई क्वालिटी की तुलना ऐसे करेगा। फुल ब्लड वाग्यू की तुलना एकदम साधारण बीफ से की जाएगी। मेरी बात पर रेन को भी भयंकर गुस्से वाली हंसी आ गई। क्या तुझे पता भी है कि तू क्या फालतू बकवास कर रहा है ढक्कन इंसान? ये एकदम टॉप लेवल का फुल ब्लड वाग्यू है बे। इन जानवरों को पूरी तरह से शुद्ध नस्ल के साथ सीधा विदेश से यहाँ लाया जाता है। तू इसे ऐसे ही कोई 2 कौड़ी की चीज मत समझ न ले। इसकी क्वालिटी और स्वाद की तुलना फ्रिज में रखे उस आम और सस्ते से बीफ के साथ आखिर कैसे की जा सकती है? तेरा तो सच में पूरा दिमाग ही खराब हो चुका है बे। एक बार मैं इसे बना लूं, फिर हम देखेंगे कि इनकी तुलना हो सकती है या नहीं। ये सुनकर कि मैं बीफ पकाने वाला हूं, हाना तुरंत मेरे पास आ गई, एकदम सट कर खड़ी हुई। उसने झिझकते हुए पूछा कि तुम प्रोडक्शन टीम के इस बीफ के साथ आखिर कौन सी डिश बनाने का प्लान कर रहे हो, बता दो। मैंने बहुत ही आराम से चिल मारते हुए जवाब दिया कि आलू के साथ बीफ स्टू बनाऊंगा। आलू के साथ बीफ? अरे मैंने वो डिश पहले ही खाई हुई है। डाइनिंग रूम में बैठे बाकी लोगों ने भी हमारी ये पूरी बातचीत बहुत अच्छे से सुन ली थी। रेन के उस उतरे और काले पड़े हुए चेहरे पर अब फिर से रंग लौट आया। आलू के साथ बीफ स्टू? भाई साहब, ये डिश भला मेरे इस शानदार फुल ब्लड वाग्यू से कैसे मुकाबला कर सकती है? हाँ हाँ हाँ, ये तो एकदम ही 2 कौड़ी का मजाक हो गया। सच में तगड़ी भसड़ है। मो ने मेरी तरफ बहुत ही ज्यादा चिंता भरी नजरों से देखा और धीरे से पूछा कि तुम इस बात को लेकर कितने पक्के हो? उसने रेन का बनाया हुआ वो स्टेक पहले ही चख लिया था। बवाल हो गया। स्टेक खाने के अपने सालों के तगड़े एक्सपीरियंस से वो जानती थी कि रेन के स्टेक की क्वालिटी सच में काफी हाई थी और उसकी पकाने की टेक्निक भी एकदम कड़क और 1 नंबर की थी। भाई साहब, मेरे लिए उससे बेहतर बना पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम होने वाला था। उसने तो पहले ही ये सोच लिया था कि भले ही मेरा बीफ रेन जितना अच्छा ना हो, एकदम वो पूरी तरह से मेरा ही साथ देगी और मेरे हक में ही बात करेगी। मैंने उसे देखते हुए एक बहुत प्यारी और चमकती स्माइल दी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यू ने इस बार सच में बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी है। वो अभी इस मामले में बहुत ही ज्यादा बच्चा है, एकदम नूब। वो उन शातिर और पुरानी लोमड़ियों के सामने कभी नहीं जीत सकता। मुझे लग रहा है कि वो इस बार पक्का किसी गहरे गड्ढे में गिरेगा, पक्का। मुझे अच्छे से याद है जब रेन ने उससे पूछा था कि वो क्या पकाने में अच्छा है, तो यू का जवाब था कि वो सिर्फ खाने में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, बस यही। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो बस अपने घमंड की वजह से बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। एकदम फट्टू। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वो सच में हद पार कर रहा है।
जल्दबाजी हमेशा शैतान का काम होती है यार। आलू और बीफ की तुलना भला फुल ब्लड स्टेक से कैसे की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। काजुमा ने सही मौका देखा और मुझे याद दिलाने का नाटक करते हुए बोला कि भाई प्रोडक्शन टीम ने हमें बस वो थोड़ा सा ही तो सामान दिया है ना, सच बस वो थोड़ा सा ही बीफ और आलू मिला है, वो सब तो पब्लिक रिसोर्स है ना? इसके बाद टीम हमें ऐसे मुफ्त का कोई भी खाना बिल्कुल नहीं देने वाली है। हमें सोचना चाहिए ना मेरे भाई, क्या हमें थोड़ा और ज़्यादा कंजूस नहीं होना चाहिए? अब हमारे खाने पीने का सारा सामान पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में तो है ना बे, एकदम। तो जाकर इन सब चीज़ों को ऐसे फालतू में बर्बाद मत कर देना। रेन ने काजुमा की उन खास बातों को तुरंत पकड़ लिया जो पब्लिक रिसोर्स और बर्बादी के बारे में थी, और अपना शातिर दिमाग चलाया सही में। अचानक से उसका माथा ठनका और उसे याद आया कि एकदम सही बात है। हमने तो तुम्हें इतना महंगा स्टेक खाने को दिया था, लेकिन तुमने तब बिल्कुल भी नहीं खाया, और अब तुम सबके लिए रखे हुए राशन का कबाड़ा कर रहे हो। क्या तुमने एक बार भी ये सोचा है कि बाद में हम क्या खाएंगे? उन दोनों की फालतू बातें सुनकर मेरी खोपड़ी सटकी और मैंने सीधा मुंह पर जवाब मारते हुए कहा कि जब ये सबका राशन है तो फिर मैं इसे क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे डायरेक्टर साटो ने थोड़ी देर पहले ही एकदम साफ साफ कहा था कि हम सभी को आगे चलकर अपने खर्च के लिए खुद ही पैसे कमाने होंगे? या फिर तुम्हारा प्लान सिर्फ इसी राशन पर पलने का है और बाहर जाकर एक भी रुपया कमाने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है? तुम एकदम लुक्खे ही हो भाई। जो भी लड़की इस शो में तुम्हें चुनेगी उसकी किस्मत एकदम पनौती होगी। और सच बताऊं तो मेरी इस बेइज्जती वाली बात को सुनकर उस रेन के पूरे बदन में आग लग चुकी थी, एकदम माथा ठनका। अगर वहां कैमरे नहीं होते तो उसका फ्यूज उड़ जाता और वो फट पड़ता। वो बोला कि हाँ बिल्कुल तुम इस राशन को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बात एकदम अपने भेजे में घुसा लेनी चाहिए कि ये जो सबके लिए राशन रखा हुआ है वो सिर्फ तुम्हारे बाप की इकलौती जागीर बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना बहुत तगड़ा हुआ और हम सबको पसंद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें सच में किचन का कोई भी काम करना आता है? क्या तुम सच में कुछ ऐसा कड़क बना सकते हो जो सबको पसंद आए? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा खाना बनाना बच्चों का खेल है जो कोई कर लेगा? खाना बनाना सिर्फ चीज़ों को तवे पर पलटने जैसा आसान बिल्कुल नहीं होता। वो कैमरे के सामने अपना भौकाल जमाना चाहता था, लेकिन मैंने बीच में ही उसकी बोलती बंद कर दी और उसे चुप कराया। क्या तुम्हारा वो महंगा स्टेक सिर्फ तवे पर सेंकना, उसे पलटना और फिर से जबरदस्ती सेंक कर जला देना भर नहीं है? एकदम जोकर काम। मेरी उस एक बात ने रेन की ऐसी खटिया खड़ी कर दी कि गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़े हुए कांटे को ही लगभग पूरी तरह से मोड़ दिया। आखिरकार उसे अपना झूठा घमंड जबरदस्ती निगलना पड़ा और अपनी असली औकात में वापस आना पड़ा। इसके बाद मैंने किचन में एकदम किसी लेजेंड की तरह अपना सारा काम शुरू कर दिया। मजा आया। जैसे ही बीफ में मसाले अच्छे से मिल गए, मैंने उसमें आलू डाले और उसे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने के लिए छोड़ दिया। खाने की वो महक सूंघते ही मों की आंखें खुशी से चमक उठीं और वो खुशबू लेने के लिए बर्तन के एकदम पास आ गई। वो एकदम मजे में बोली, वाह मुझे अभी से इसमें बहुत कड़क खुशबू आ रही है। तब मैंने कहा कि रुको, अभी तो ये महक उतनी ज्यादा तगड़ी नहीं हुई है, थोड़ा सब्र तो रखो, थोड़ी देर और पकने के बाद ये और भी ज्यादा बवाल हो जाएगा। वो बोली, सच्ची मुझे तो अब इस रापचिक खाने का बिल्कुल बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मैंने इतने लंबे समय से आलू और बीफ का ये मस्त स्टू नहीं खाया है कि मैं सच में इसका असली स्वाद भी लगभग पूरी तरह से भूल चुकी हूं। मैंने अपने दिमाग में टाइम का हिसाब लगाया और मो से कहा कि चलो मुझे वो सारे अंडे जल्दी से दे दो जो मैंने तुम्हें छीलने को दिए थे। मो ने बिना कोई चिक चिक किए शांति से वो उबले और छिले हुए सारे अंडे उठाकर चुपचाप मेरे हाथ में लाकर पकड़ा दिए। एकदम सही। वो बोली, अभी भी कुछ अंडे बचे हैं जिन्हें मैं छील नहीं पाई हूं। मैंने कहा, चिल मारो, कोई बात नहीं, उन्हें हम चाय वाले अंडे बनाने रख लेंगे। मो ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा कि तुम इन छिले हुए अंडों का क्या करोगे, क्योंकि उसके दिमाग में उबले हुए अंडे बस छीलकर सीधे ऐसे ही खा लिए जाते थे। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे इस भौकाल वाले स्टाइल को देखकर वो तुरंत समझ गई कि मेरे पास जरूर कोई बहुत तगड़ा और खतरनाक जुगाड़ छुपा हुआ तो है। जल्दी ही उसने देखा कि मैंने हर एक अंडे पर हल्का सा चीरा लगाया और फिर उन सबको एक साथ उस गर्म फ्राई पैन में पकने डाल दिया था। मो ने बड़े ही ध्यान से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला ताकि वो पैन के अंदर की भसर देख सके और बोली, क्या अंडों को सच में तला जाता भी है क्या? वो बोली कि तेल में तलने के बाद ये अंडे क्या बन जाते हैं। मैंने पीछे मुड़कर उसे ऐसे देखा जैसे वो दुनिया की सबसे डम लड़की ही हो, एकदम ढक्कन। मैंने एकदम मजे लेते हुए सीधा सा जवाब दिया कि जो अंडा तेल में बुरी तरह तला जाता है वो जाहिर सी बात है तला हुआ अंडा बनता है ना, यानी टाइगर स्किन अंडा। ये सुनकर वो मासूमियत से बोली, ओह अच्छा ऐसा है। और फिर उसे ये बात समझने में थोड़ा वक्त लगा कि इस बात में कोई बहुत बड़ा लोचा हुआ तो है। वो चिढ़कर बोली कि अभी तुमने जो भी बकवास की, क्या वो एकदम फालतू बात नहीं थी? मेरा मतलब ये पूछने का था कि ऐसे तलने से कौन सी डिश बनेगी। मैंने कहा, हाँ इससे टाइगर स्किन अंडे बनेंगे। मौ की उन चमकती और मुस्कुराती हुई प्यारी आंखों को देखकर मेरा भी सख्त लौंडा पिघल गया और मैंने मजे लेना बंद किया। जब वो बीफ और आलू वाला स्टू लगभग पूरी तरह से पककर तैयार हो गया तो मैंने उसमें वो टाइगर स्किन अंडे डाल दिए और उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। मैंने उसे धीमी आंच पर उबलने दिया और एकदम शांति से इस बात का इंतजार किया कि वो सारे तले हुए अंडे उस रापचिक ग्रेवी को अपने अंदर पूरी तरह से सोख लें ताकि स्वाद बवाल आ जाए। फिर मैंने प्रोडक्शन वालों के छोड़े हुए उन हाथ से बने नूडल्स को अच्छे से उबाला और उस कड़क सॉस के साथ उन नूडल्स को मिलाना ही इस पूरी डिश की असली जान होती है। उस खाने की जादुई और कतई जहर महक को सूंघकर एमी और हाना भी खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाई और वो दोनों उस खुशबू के पीछे पीछे खींची हुई सीधे किचन के अंदर ही आ धमकी एकदम से। हाना ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी महक तो एकदम एक नंबर है।
हम डाइनिंग रूम में बैठकर भी इस रापचिक खाने की खुशबू आराम से सूंघ पा रहे थे। हाना की बात सुनकर एमी ने भी पीछे से अपनी मुंडी हिलाई और कहा कि हाँ, सच में इस खाने से बहुत ही ज्यादा लाजवाब और धांसू खुशबू आ रही है। एमी ने आगे पूछा, क्या ये खाना अब बस तैयार ही होने वाला है? और जैसे ही उन दोनों लड़कियों ने उस किचन के अंदर एक साथ अपनी एंट्री मारी, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मुंह को धकेल कर मेरे बगल से साइड कर दिया और फिर वो दोनों खुद ही मुझसे उस डिश के बारे में दुनिया भर की बहुत सी बातें पूछकर मुझे पकाने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मो को उन दोनों की इस हरकत से बहुत ज्यादा घुटन होने लगी थी। तभी मैंने वो बड़ा सा मिट्टी का बर्तन बाहर निकाल कर रखा। मैंने उन्हें अलर्ट करते हुए कहा कि खाना बाहर आ रहा है, थोड़ा पीछे हट जाओ वरना इसके गर्म छींटे उड़कर सीधे तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे। एमी और हाना के मुंह से तुरंत ओह निकला और वो डरकर अपने आप पीछे हट गईं और मेरे उस कड़क बीफ और आलू वाले स्टू के परोसे जाने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। तभी वो तुरंत खुशी से उछलते हुए मेरे एकदम पास आ गई और खुश होकर बोली, फाइनली ये बन गया यार, इसमें से क्या मस्त खुशबू आ रही है। वो आगे बोली कि मेरा तो इसे अभी के अभी पूरा खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर एमी ने भी ईमानदारी से मुस्कुराया। एमी मुस्कुराते हुए बोली कि सच में इस खाने से बहुत ही बवाल और खतरनाक खुशबू आ रही है। मुझे तो तुमसे बिल्कुल भी इतनी रापचिक डिश की उम्मीद नहीं थी।